यस विनीत जी। यस सर, वी आर जस्ट वेटिंग अटेंडेंस को ज्वाइन कर लें। हाँ 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 जी, नेचुरली 10 to 20 seconds only। हाँ अनिल भाटिया जी सुन रहे हो? अच्छा बोलोगे कैसे आप? अनिल भाटिया को जरा वो कर दो यार, दे सकते हैं क्या हम? अनिल भाटिया बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आईपीसी। नमस्कार। नमस्ते अनिल जी, कैसे हैं? बस बढ़िया सर, बढ़िया सर। मैं सोच रहा था यार एक दो जरा आए, कुछ क्वेश्चन पूछे शर्मा जी से, तो थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेमिनार बना दे। फिजिकल में तो बड़े मजे आते थे। हमारा वैसे चलता रहता है। हाँ भाई देखो, मधुसूदन जी से हमारी मुलाकात 2017 में हो गई थी। हाँ जी सर। कहाँ पे रखा था? शायद वो इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट यहाँ पे रखा था ना, सुप्रीम कोर्ट के पास। शर्मा जी, हेलो शर्मा जी, आपने, आपकी आवाज कैसे? मैंने कहा डिस्टरबेंस होएगा। वो पहले सेमिनार वेबिनार में सेमिनार ही था, वो डॉक्टर हाँ साहब आए थे पहले उसमें। वहाँ शायद सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में ही था ना उसमें। वो इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट में। हाँ ILI में था, तो वहाँ मुलाकात हुई थी अनिल जी। हाँ तो अनिल जी भी तो वहीं मिले थे। अनिल जी तो हमारे पास बड़े पुराने हैं। हमारे स्टडी सर्किल के बड़े पुराने मेंबर हैं ये तो। सही बात। 2003-04 से ही। तो अनिल जी भाटिया जी अच्छा काम कर रहे हैं। और इसमें कौन है? नरेश गुप्ता, मैं ज्यादा जानता नहीं। शिवम, एनीवे चलो भाटिया जी आप भी क्वेश्चन तैयार कर लेना शर्मा जी के लिए हल्के हल्के से। हाँ जी ठीक है। ये बढ़िया है, ठीक है हल्के हल्के से। ठीक है सर। देखो विनीत जी का, जो विनीत जी हमारे डिप्टी कन्वीनर हैं, इनका ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है आईबीसी में, जैसे होता है ना समटाइम्स। हाँ जी। हमने फेमा का किया तो फेमा का नहीं करते किसी का, हमने जीएसटी का किया, उसका जीएसटी में इंटरेस्ट है, वो जीएसटी में भाग लेता अच्छे से। हाँ जी। हाँ इनकम टैक्स एक ऐसा कॉमन सब्जेक्ट होता है, सब लोग भाग लेते हैं। सब लोग। अभी तो मोस्टली आईपीएस का भी आईबीसी से इंटरेस्ट कम हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हो सर, आईपी तो बने हुए हैं वो, हाँ। लेकिन दे आर रिलक्टेंट टू टेक एनी असाइनमेंट एज आरपी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अब आईपी अभी मैं अटेंड कर रहा था इनका इंस्टीट्यूट का, भी फाउंडेशन था ना हमारा आईपी एजेंसी का। हाँ अभी 25 तारीख को था शायद। हाँ आई वाज अटेंडिंग दैट, मतलब ऑनलाइन ही था। हाँ। उसमें जो अभी ज्वाइन किया, क्या नाम उनका, रवि मित्तल है क्या, वो जो आईबीबीआई के चेयरमैन आए हैं, चेयरमैन। उन्होंने बोला खुद ही क्या दोष दिया जाता है आईपीएस को कि भाई सीआईआरपी डिले हो रही है, लेकिन मैं समझता हूँ ही इज लीस्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर डिलेइंग इन द सीआईआरपी, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, उन्होंने खुद बोला उस दिन। तो और थोड़ा वेट करें। आईबीसी में कमी आएंगे भाई, 25-30 आगे समझ लो बहुत हो गए भाई। सीए है 1.5 लाख, मतलब हमारे मेंबर है 500। तो यहाँ तो खुद ही मतलब 2.5-3 हजार है, उसमें भी जो अनिल भाटिया जी ने उन्होंने बोल दिया कि इंटरेस्ट नहीं है। नहीं ठीक है, इसमें लिमिटेड ही रहते हैं सर। आपके पिछले में तो काफी थे, 2-3 में तो काफी लोग थे उसमें पहले वाले। 30-40 तक ही हो पाते हैं सर, फिजिकल हो जाता है तो हो जाता है। एक बार देखा था आपने किसी पिछले साल के 200 एक करीब हो गए थे। ना 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 नहीं, वेबिनार में 200 नहीं हो सकते जी। अच्छा। एक्चुअली क्या है, हमारा लिमिटेड है, हु इज आवर मेंबर ओनली, ओनली ही कैन ज्वाइन, ये भी रहता है। तो चलो जितना है कम है, ज्यादा है। हाँ हाँ बढ़िया है। भाटिया जी आ गए, भाटिया जी सही है। भाटिया जी अपनी एक्सपीरियंस और बताएंगे। भाटिया जी वेटरन है। वेटरन है। नहीं, इन्होंने शुरू में ही मतलब 18 में स्विच ओवर कर लिया, मेरे को बस यही काम करना है। हाँ 17-18 की बात है, तभी की बात। और बड़ा केस पकड़ लिया ना इन्होंने। इतनी बात नहीं पता, आपको बात पता होंगी। सारी तरह का एक्सपोजर हो गया। मेरे पास तो छोटा सा एक केस, वो सीडी सपोर्ट ही नहीं करता। जब उसको वारंट इशू हो गए, जब मतलब कुछ हो गया सीए को और एक डायरेक्टर को, तब थोड़े चेते, अब आके दिया है। जब
180 दिन, फिर उसके बाद 90 दिन, 60 दिन और खत्म होने वाले जनवरी में। 330 दिन भी ऊपर हो जाएंगे। 300 जनवरी में खत्म हो जाएंगे। अब उसने जो है, जो था 21-22 के दौरान जो भी बैंक और ये जो था कैश, वो सारा खत्म कर लिया। अच्छा। फिर आपको एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी उसको निकालने के लिए। वो तो करवाऊंगा, मैंने फॉरेंसिक वो दे दिया ट्रांजैक्शन ऑडिट के लिए, और अपैरेंट है कुछ ट्रांजैक्शंस थे। चलो विनीत जी, स्वागत करो शर्मा जी का। जी सर। नमस्कार सभी मेंबर्स जिन्होंने ज्वाइन करा है। मैं स्वागत करना चाहता हूं आज के इस नए वेबिनार में। IBC 2016 की जितनी भी रिसेंट अपडेट्स और लिटिगेशन या केस लॉज आए हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे फाउंडर चेयरमैन सर CA दुर्गादास अग्रवाल जी का स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। और मैं आज के स्पीकर एडवोकेट मधु शर्मा जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, और सभी मेंबर्स का भी स्वागत करता हूँ कि वो अपना समय निकालकर इस लर्निंग एक्सपीरियंस को ज्वाइन करते हैं हर बार, और नया को सीख के अपने प्रोफेशन को और बेहतर और बढ़िया करते हैं। मैं आगे ये कार्रवाई दुर्गादास जी अग्रवाल जी के सर को सौंपता हूँ, और वो हमारे स्पीकर सर का इंट्रोडक्शन आप सबसे करवाएंगे। सर थैंक यू विनीत। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों नमस्कार, स्वागत, गुड आफ्टरनून। दोस्तों आज हम जो सेमिनार हमने प्लान किया है, IBC रीसेंट डेवलपमेंट्स, जो प्रोफेशनल्स हैं जो देखते हैं कि जैसे GST में बहुत सारे अमेंडमेंट आते रहते हैं, ऐसे ही हमारे IBC में भी बहुत सारे अमेंडमेंट आते रहते हैं। और जो भी RP हैं, जो रजिस्टर्ड है, चाहे वो काम ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, दे आर बाउंड टू supply some information, some fees to the respective agencies and IBBI। तो दोस्तों आज हमारे बीच में है मधुसूदन शर्मा जी, जो कि एक, मैं समझता हूँ जब से मेरी मुलाकात है 2017 से ही, वेरी एकेडमिशियन ज्यादा बोलूंगा, क्योंकि इनसे हम बहुत कुछ पूछते हैं। सेमिनार में तो अटेंड करके पूछते ही हैं, वैसे भी ऑफलाइन भी हम उनसे बात करके गाइडेंस लेते रहते हैं। तो शर्मा जी बाई प्रोफेशन एडवोकेट हैं, FCS हैं, FCMA हैं, और इनके एक्सपीरियंस बड़े लंबे हैं। अब ये IBC से रिलेटेड बताएं तो ये IBC जो IBBI के रेगुलर स्पीकर हैं, डिफरेंट IP एजेंसीज के साथ भी हैं। करीब 40 इयर्स का इनके एक्सपीरियंस हो गया इन जॉब में, कंसल्टिंग में। जो हमारी MCA का जो मानेसर में है, वहाँ पर एक फैकल्टी, इनवाइटेड फैकल्टी हैं। और अब इनका बताएं, डाइवर्स जॉब एंड कंसल्टेंट, प्राइवेट कोऑपरेटिव, had been consultant, advised on several projects funded by agencies like the ADB, World Bank, European Union Department for International Development, UFID, and on project like Smart City and Amrit। शर्मा जी ट्रेनिंग दे रहे हैं IBBI के साथ मिलके, ग्रेजुएट इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम इनके लिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मानेसर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग। तो मैं अभी बात कर रहा था अनऑफिशियली सर से कि भाई आपका लगता है 20-25% समय तो ज्ञान बांटने में ही निकल जाता होगा, तो ही एग्रीड, हो सकता है ज्यादा हो, मैंने कम बताया है। तो ऐसे व्यक्ति हमारे बीच में है सर, तो आप लोगों का बहुत स्वागत। अनिल भाटिया जी बड़े पुराने मित्र हैं हमारे, इंसॉल्वेंसी पे अच्छा काम कर रहे हैं, आपका भी स्वागत है। बाकी काफी लोग हैं, डॉक्टर गिरधारी लाल अग्रवाल जी, GL अग्रवाल जी हमारे बड़े भाई हैं पुराने, और जतन ने ज्वाइन कर लिया है। अब सबके नाम लूंगा तो गलत वो हो जाएगा, सबके नाम ले नहीं पाऊंगा, काफी लोग हो गए। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मधुसूदन जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फिजिकल सेमिनार में भी हमने इनको बुलाया था, और साल में 1-2 बार तो हम वैसे ऑनलाइन में भी बुला लेते हैं। तो आपका मधुसूदन जी बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। और जो पार्टिसिपेंट्स करीब अभी हो चुके हैं हमारे पास 21, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। और अब मैं माइक वापस मधुसूदन जी को ही देता हूं कि वो रीसेंट डेवलपमेंट में जिस तरह से भी बताना चाहें। हम RP की बात करेंगे, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स की बात करेंगे, IBC ने क्या कुछ डेवलप किया है, क्या कुछ चेंजेस किए हैं, IP एजेंसीज ने डिफरेंट क्या किए हैं,
जैसे हमारी, मैं अपनी बताऊं, हमारी आईपी एजेंसी उस दिन में फाउंडेशन डे का वो सुन रहा था, तो उसमें थोड़ी सी प्लानिंग आ रही थी कि जो क्या कहते हैं, डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म वगैरह को हम उनको दे दें आईबीसी, जिससे कि आईबीबीआई अपना और कुछ काम कर ले। रवि मित्तल जी ऐसा बोल रहे थे, तो हमारे जो आईपी एजेंसी के चेयरमैन अशोक हल्दिया जी थे, वो ऐसा बोल रहे थे जी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हैं। तो हो सकता है कि ये भी एक शुरू हो जाए चीजें। डेफिनेटली हमारे पास तो भाई 3 रेगुलेटर है, हमारा सी इंस्टीट्यूट हमारा अलग, हमारा डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म है, आईपी एजेंसी का अपना ऑलरेडी है ही है, और आईबीबीआई का अलग है। तो 3 जगह से हमको गुजरना पड़ता है, 3 जगह से लिटमस टेस्ट देके तब हम करते हैं। और कोई आरपी बन गया, आरपी बन गया, तो वो भी सोचता है मैं अगली बार नहीं करूंगा, और जिसको नहीं मिला वो सोचता है कैसे मिलेगा। तो एक ऐसी बड़ी विचित्र स्थिति है, लेकिन नो डाउट एक प्रोफेशन डेवलप हुआ है और कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम उसी चीज, पॉजिटिव चीज को लेके हम आगे बढ़ते हैं, और शर्मा जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना डेलीब्रेशन चालू करें। इन्हीं शब्दों के साथ सबका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद दुर्गादास जी, और सबको नमस्कार। दुर्गादास जी की एक चीज मुझे बहुत वो सरप्राइज करती है, इनको संस्कृत के गीता के श्लोक कंठस्थ हैं बहुत सारे, और जहां जरूरत होती है वहां उदाहरण दे देते हैं। और ये जो अपॉर्चुनिटी उन्होंने मुझे दी, उसका मुझे ये फायदा रहता है। वैसे तो इन्होंने कहा ही एकेडमिक में ज्यादा टाइम जाता है, पर जब भी कोई इस तरह का इंटरेक्शन होता है तो फिर एक कंपल्सन होता है फिर से पढ़ने का। कई बार ठीक से कर पाते हैं, कई बार नहीं कर पाते हैं, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आईबीसी में चेंजेस का। तो आईबीसी में तो हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, और इतने चेंजेस होते रहते हैं कि उसको अप करना वर्चुअली मुश्किल सा ही हो जाता है, खासकर जब वो आईपी की प्रैक्टिस कर रहा होता है। एकेडमिशियन तो बैठ के किताब पढ़ लेंगे, रूल देख लेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, पर जो एक्चुअली आईपी असाइनमेंट हैंडल कर रहा है उसके पास इतना समय नहीं होता है। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हम अमेंडमेंट में बहुत जल्दीबाजी करते हैं। हम सोचते हैं कि कानून बनाने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, और कई बार उस कानून बनाने की जल्दी में हम और प्रॉब्लम्स को बढ़ा देते हैं, कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। कोरिलेशन जहाँ होता है कई जगह वो भूल जाते हैं जल्दीबाजी में। तो इनफैक्ट इन द वेरी बिगिनिंग everybody used to say that we are learning. IBC is a dynamic framework. It is an economic legislation which needs experimentation and which needs changes. But that does not mean that there is a free flow of changes at every point of time. And recently, last 3-4 months, there have been spate of changes, amendments. In fact, in the CIRP regulation, IP regulations, there were 2 amendments in a month even. Earlier, it was not so. So we would like to discuss key amendments which affects the profession as such. And we have very learned friends who will also share their experiences and make this more interactive wherever I am missing some changes. I'll request the participants to add. So the first amendment which I would like to discuss is related to the profession. That is allowing the IP entity to act as insolvency professional. If some of the people are not acquainted with this concept, I'll briefly say that it is just like a firm of chartered accountants. You can practice as an individual chartered accountant. You can also practice after forming a firm. So there you are signing on behalf of the firm and you are putting your name as a partner. Strangely, the concept of IP entity has creeped in the IBC domain without the approval of the parliament. There is no mention of IP entity in the BLRC report, which was the basis for drafting the insolvency legislation. There is no provision in the Insolvency and Bankruptcy Code
about IP entity. It is a creation of the regulations, and I have been every time advocating since beginning that, to my mind, this is ultra vires. This is not the thing which the Parliament intended to bring into in this sphere. The reason being, if you see the code of conduct for insolvency professionals, it is very, very stringent. And the first and foremost condition is the honesty and integrity, transparency. So honesty and integrity are the traits of individuals. You can't say these are the traits for any organization as such, because this is the element related to a human being. And the focus has been on the transparency, honesty, and integrity. But over a period of time, the focus is shifted from individual IP to the corporate IP in the form of IP entity. So initially it was like IP entity was recognized. It was not registered even. It was recognized by IBBI. IPs are registered. IP entities were not registered. So there, and initially the role given to IP entity was that they can only provide services to their members or directors. It means if there are 5 or 6 members of an IP entity, the IP entity could provide service only to those 5 or 6 members of this entity, partners of the firm or directors or members. It was not allowed to provide service to anybody else. So later on, this was amended. The scope of work, because there were representations from IP entity that we are putting a lot of resources, and if we are not able to provide services to a wider spectrum of IPs, we will not be sustainable. So with that reason, IP entities were allowed to provide services to any IP, whether it was their member or not. That's how the scope of services of IP entity was increased. But still, the IP entity could not have taken any assignment in their name as entity. It was always in the name of individual partner, member, or a director who was a registered insolvency professional. So now what they have done is that IP entity can become an insolvency professional. So that, to my mind, is a big change in the IBC structure, what it was originally thought of and how it has built over a period of time. And time only will tell whether this is a good decision or not. The likelihood, a lot of IPs have stopped taking assignments after their experience, as Durga Das ji told. Many of prominent IPs, well read, well structured office infrastructure, still they avoided taking the assignment as IP because of the inherent challenges and risks involved, plus the tightening of the regulatory requirement. A lot of compliance in terms of the forms, reports, which is ever increasing. So the IPs feel that whether they should focus on the assignment or they should do this clerical or administrative work of. शर्मा जी, एक बीच में इंटरप्ट करूं, आप कह रहे थे कि आईपी एंटिटी इज नॉट ए पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, लेकिन जो भाई गवर्नमेंट ने एक्ट बना दिया, रूल्स बना दिए, उसके बाद जो रेगुलेशन का काम रेगुलेटरी यानी कि आईबीबीआई को दे दिया, राइट सर? हाँ। तो अभी भी जो है आज की डेट में वही स्थिति है, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोला, आईबीबीआई ने ही इसको मतलब आईपी एंटिटी को मंजूरी दे दी और अब आईपी एंटिटी कैन बी ए रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। दुर्गादास जी, इसमें क्या है कि जब हम जो रेगुलेशन वाला है वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है। हाँ जी, हाँ जी। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हैज टू वर्क विद इन द ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ द लेजिस्लेशन पास्ड बाय द पार्लियामेंट। या तो पार्लियामेंट ने जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पास किया है, उसमें कहीं भी आईपी एंटिटी का नामो निशान ही नहीं है।
कंसेप्ट ही नहीं है। रूल्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किए उसमें भी आईपी एंटिटी का कुछ नहीं है। सो इट इज जस्ट द रेगुलेटरी बॉडी which has created it. See, the issue is unless somebody points it out, fights it legally, the things will keep on moving. हमें ऐसे ही सरप्राइजेस मिलते रहते हैं। मैं एक बहुत सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, it was a small society registered by a few individuals, no involvement of any government agency. Okay. That's how things grow. And over a period of time, because of the influence built by the persons who are heading it, it became a body representing India where there was no say of Indian government. It was only when a lot of problems were faced because of the misutilization of funds and all, when it was scrutinized that how this has come up and how it has become, then they realized that it's a society of a few individuals which is representing the country, the sovereign things. So ऐसा होता है, चीजें बढ़ती जाती है, जब तक कोई उसके ऊपर ब्रेक नहीं लगाएगा तब तक वो चीजें उसी डायरेक्शन में जाती रहेंगी। सवाल ये है कि कौन उस पे हिम्मत करे उसको अपोज करने की, कौन अपने पैसे बर्बाद करे। हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि जहाँ अपॉर्चुनिटी देखते हैं वहाँ लोग भागते रहते हैं। अब जैसे ही आईपी एंटिटी बनी, सो देयर इज अ रेस कि आईपी एंटिटी को रजिस्टर करना शुरू कर देते हैं। पीपल हैव सर्कुलेटिंग मैसेज दैट वी आर द फर्स्ट, वी आर द सेकंड, वी आर द थर्ड। वो चलता रहे। तो कुछ तो बंद भी हो गई आई थिंक बनने के बाद। वो हाँ, वो शुरू में चेंजेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं ना। रिक्वायरमेंट ऑफ दैट मिनिमम नेट वर्थ व्हिच इज आल्सो यूनिक फॉर दिस प्रोफेशन। शायद ही कोई प्रोफेशन है जिसमें नेटवर्थ की कोई रिक्वायरमेंट है प्रोफेशनल फर्म्स के लिए, इफ आई एम रॉन्ग। सीए में नहीं है, सीएस में नहीं है, सीएमए में नहीं है, एडवोकेट्स में नहीं है, कहीं पे भी नहीं है कि नेटवर्थ की रिक्वायरमेंट है हो। ये हमारे केवल आईपी एंटिटी में ही है। सो उसमें ऐसा भी लगता है कि द शिफ्ट इज फ्रॉम द प्रोफेशनल एक्यूमेन और एक्सपर्टीज टू द वेल्थ ऑफ द प्रोफेशनल। The richer professionals will be in a better position to practice this profession than who are just experts in their own field. वैसे भी लक्ष्मी और सरस्वती का कॉम्बिनेशन कम ही रहता है प्रोफेशन के लिए, पर यहाँ पे वो जरूरी है, ओवरवेट हो गया। जब हम इसकी बात कर रहे हैं, if you permit, then I'd like to draw attention to the specific things which are unique to this profession. In like we have two regulators. जैसा आपने कहा कि IBBI is now considering that disciplinary action may be taken only by the IP agencies. तो हमारे same disciplinary action IP agency भी ले सकती है और IBBI भी ले सकता है। एक रेगुलेटरी सुपर रेगुलेटर हो गया IBBI और जो रेगुलेटेड रेगुलेटर हो गया IP एजेंसी। तो रेगुलेटर की कहीं इंडिपेंडेंस होती नहीं है, बिकॉज इट विल ऑलवेज कीप ऑन लुकिंग फॉर डायरेक्शंस। आपको याद होगा एक सर्कुलर आया था बीच में रिगार्डिंग फाइन्स एंड पेनल्टीज, उसको लेके बहुत आक्रोश हुआ था इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स में कि भाई इतनी हैवी पेनल्टीज, इतने सारे इश्यूज आइडेंटिफाई किए हैं पेनल्टी के लिए। उसका भी अंडरलाइंग रीजन यही था कि देयर आर 3 IP एजेंसीज. So the object of IBBI was to regularize and synchronize that for similar offense or similar lapse, there should be same amount of penalty, because some IPA was not putting a penalty, some IPA was putting a very huge penalty, some IPA was putting a moderate penalty. तो object तो ये था कि उसको regulate करें, standardize करें, but उसका outcome जो unexpected था वो ये था कि heavy penalties हो गई insolvency professionals पे, and it has created a fear psychosis among the insolvency professionals. वो तो दो शर्मा जी इस पे ये हमने पढ़ा नहीं, माफ करना, तो थोड़ा उसके बारे में प्रकाश डालें। ये जो पेनल्टी जो रखी थी कि भाई ये कोई मतलब आपने जो फाइलिंग जो CIRP है या और भी जो मंथली इंफॉर्मेशन टू दी IP वगैरह है उस पर पेनल्टी थी ना आई थिंक, तो ये IP एजेंसीज लगा रही थी या IBBI लगा रहा था? IP एजेंसी यूनिफॉर्मली नहीं लगा रही थी,
ओके। तो IBBI ने उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया और उसमें 2 ब्लॉक बना दिए। दे आर लिस्टेड कि ये नॉन कंप्लायंस होगी तो उसमें मिनिमम पेनल्टी इज ₹1 लाख और 10%। अनिल जी 10% है क्या वो? देयर वाज अ सर्टेन परसेंटेज एंड अनिल जी आप भी बता दो। अनिल जी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। हाँ सुन रहे हैं। तो उसमें ये था कि मिनिमम पेनल्टी प्लस ए परसेंटेज ऑफ द फी विच एवर इज हायर। अच्छा। तो एक ब्लॉक था 1 लाख रुपीस और दूसरा ब्लॉक था 2 लाख रुपीस का। तो उस टाइम बहुत एक फियर साइकोसिस आ गई और काफी लोगों ने इसके बाद भी काम छोड़ दिया क्योंकि इतने सारे Naturally. आइटम उसमें लिस्ट कर दिए कि किसी भी छोटी मोटी लेफ्ट पे आप पे पेनल्टी लग सकती है। और फिर जैसे आप हैं, हमें 40 साल 35 साल का कैरियर हो गया, फिर उस पे इस तरह की चीजों पे ब्लॉट लगेगा तो हु वुड लाइक टू हाँ पेनल्टी बर्दाश्त नहीं है। पेनल्टी। इट्स ए नेगेटिव mark on the professional राइट। expertise और कैपेसिटी। तो लिस्ट देखेंगे तो सर ऐसे ऐसे नाम आ भी रहे हैं जो सरप्राइजिंग लगता है कि ये तो इतने रेप्यूटेड लोग थे, और हाँ अगर आप देखें तो हाँ दुख होता है। वो भी है। और काफी रेप्यूटेड लोगों ने केसेस लेना छोड़ दिया है। दे हैव टेकन अप इनिशियली सेवरल केसेस बट क्योंकि इसमें 24 घंटे का टेंशन रहता है, खासकर अगर आपकी गोइंग कंसर्न कंपनी हो तो। डेड कंपनी में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है क्योंकि आपको खाली कंप्लायंसेस करना है, बट उसमें दूसरी तरह की प्रॉब्लम होती है, लिटिगेशन। लिटिगेशन कैन कम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मैं मेरे एक केस का एग्जांपल देता हूँ। 3 साल पहले रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया। आई हैड हैंडेड ओवर टू द मॉनिटरिंग एजेंसी। 3 साल के बाद मेरे पास नोटिस आया एज RP, यू हैव टू अपीयर बिफोर NCLT। अब मैं मना तो नहीं कर सकता। आई अपीयर्ड एंड आई प्लीडेड कि मेरा क्या रोल है इसमें। 3 साल हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया। अगर कोई इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है तो मॉनिटरिंग एजेंसी शुड सपोर्ट। So somebody has misrepresented that RP is part of the monitoring agency and RP should be called for giving the explanation. उसके बाद भी मुझे 4 बार अपीयर होना पड़ा। Every time I requested the bench कि I am ready to assist whatever you want, but actually मेरा कोई रोल है नहीं। So bench बोले नहीं हम आपको फीस दिलवा देंगे। मैंने कहा सर ऐसे ओरिजिनल फीस भी नहीं मिलती है, अपीयरेंस के लिए कहाँ फीस मिलेगी। फाइनली 4 अपीयरेंस के बाद, और उसमें 2-2 3-3 घंटे वो केस चला, उसके बाद मुझे छुटकारा मिला। तो मतलब once you are done a case, you are responsible for it at any point of time. You never know when anything will crop up, and as a RP you will be caught. All others will go scot free. RP is the only professional who can be made responsible for every wrong thing. CD ने चाहे कितने ही फ्रॉड किए हो कॉल करेंगे RP को। कॉल करेंगे। तो ये तो हम IP एंटिटी की बात कर रहे थे जी। तो IP एंटिटी को पहले उन्होंने अलाउ किया कि दे कैन गिव सर्विसेज टू अदर IPs। उसमें एक और इशू आता है कि हम जब इंटीग्रिटी की बात करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो अगर एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल किसी IPE का पार्टनर है तो वो अपनी IP एंटिटी को कैसे अपॉइंट कर सकता है? IBC में जो डेफिनेशन है रिलेटिव्स की और रिलेटेड पार्टी की, वो इतनी एक्सॉस्टिव और वाइड है। इट इज मच वाइडर देन इनकम टैक्स एक्ट और इवन द कंपनीज एक्ट। इसमें 6 जनरेशंस को इंक्लूड कर लिया है, 3 ऊपर की 3 नीचे की। अब आप बताओ कि RP कहाँ तक ड्यू डिलिजेंस करेगा, कैसे कैसे निकालेगा कि ये रिलेटेड पार्टी है कि नहीं है। तो वो फिर IP एंटिटी को उन्होंने स्पेसिफिकली कोड ऑफ कंडक्ट में एक क्लॉज है 23 ABC, उसके नीचे एक एक्सप्लेनेशन ऐड किया प्रोविजो कि the definition of related party under section 524A will not be applicable when an IP appoints IP entity of which he is a member or partner. तो वहाँ related party का exemption दे दिया। बाकी हम कहते हैं कि IP will not appoint any related party, any related person in any capacity in that assignment, but IP entity को ये हमने छूट दे दी। अब जो recent amendment है उसमें ये है कि IP entity can act as insolvency professional.
तो मैंने उसमें भी पॉइंट आउट किया था, देयर इज अ डिफरेंस एज कंपेयर टू आईपी एंटिटी एंड अदर प्रोफेशनल फर्म्स। जैसे सीएस में ऑल द मेंबर्स शुड बी सीएस रजिस्टर्ड, सीए में सीए होना चाहिए। अभी इंटरडिसिप्लिनरी फर्म्स अलाउ कर दी है चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ने? शायद नहीं की। नहीं की। इसमें एक प्रोविजन था कि ओनली 50% member need to be, more than 50% members should be registered IPs. तो इसका consequence क्या होगा कि I am not a registered IP, but if I am IP entity member, I can influence that assignment. And if I am say managing director or is having higher capital share, so it is a backdoor entry to influence non-IP professionals in the whole process of the CRP or liquidation. I had raised those objections and pointed it out, but it's the wish of the government, whatever they want to do. Of course, they should make a structure that only IPs should be the member of IP entity, nobody else should be allowed. Okay. So what they have done is that one person will be designated. If IP entity is taking the assignment as IP, one partner or the member should be designated who will be responsible for that particular assignment, and he should be registered IP. So this is if IP entity becomes RP, IRP और RP, तो मतलब जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है, डेजिग्नेटेड डायरेक्टर है, वो तो हो गया, मतलब ही इज रेस्पॉन्सिबल। लेकिन जब आईपी एंटिटी को ही असाइनमेंट मिला है, तो जो सारे लोग हैं, जो भी मतलब 8, 10, 15 जो भी पार्टनर्स होंगे, तो उनपे भी इम्पैक्ट आएगा? नहीं, इम्पैक्ट वैसे तो नहीं आएगा। अगर कोई डिसिप्लिनरी चला भाई, एक जो एमडी है उसका, वो तो बन गया, उसका नाम उसका हो रहा है, लेकिन काम दूसरे कर रहे हैं जो कि आईपी भी नहीं है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल भी नहीं है, काम वो कर रहा है, और कोई लेप्स हो जाता है तो जिम्मेदारी उसकी है या जो जिसका नाम ऊपर चल रहा है उसकी है? ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है, और टाइम ओनली विल टेल दैट व्हाट हैपेंड। अभी का जो अरेंजमेंट है उसके हिसाब से, क्योंकि इसमें जैसे एलएलपी में है कि यू हैव टू गिव 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, वैसे ही इसमें है कि अगर आईपी एंटिटी अपॉइंट होगा तो आपको एक आईपी को डेजिग्नेटेड आईपी डिक्लेयर करना है। तो मेरा इंटरप्रिटेशन है कि वही रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, बिकॉज यू कांट मेक द होल लॉट रिस्पॉन्सिबल। बट एक और क्लास है जॉइंट एंड सेवरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, लाइबिलिटी का, तो जहां पे कोई सिविल लाइबिलिटी होती है एंड इट इज ए आईपी एंटिटी एलएलपी, तो उसमें बाकी पार्टनर्स की भी लाइबिलिटी रहेगी इसमें। एंड आई थिंक देयर इज ए कूलिंग पीरियड, जब तक आप पार्टनर सीज होते हैं उसके 3 साल तक आपका ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रह सकती है। So this changes regarding the IP entity. इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई सवाल हो या कोई एडिशनल चीज पूछना है, शेयर करना चाहते हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आईपी एंटिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, एलएलपी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है? फर्म नहीं हो सकती, आई थिंक फर्म नहीं, एलएलपी मतलब कॉर्पोरेट पर्सन ही होगा। कॉर्पोरेट पर्सन ही। ओके, तो और कोई मेंबर्स का कोई इस बारे में सवाल है तो फिर हम दूसरी बात। आपने वो पॉइंट कर ही दिया, उसका शायद उसकी नेटवर्थ शायद 1 करोड़ रखी है, क्या रखी है आईपी एंटिटी के लिए, ऐसा कुछ किया था अभी। हाँ, 1 करोड़ एंटिटी, 1 करोड़ थी। हाँ, उसकी फीस भी बड़ी अच्छी रखी है, शायद 50,000 कितने, अभी फीस 2 लाख है उसकी। 2 लाख है एनुअल। तो मतलब सीरियस प्लेयर है वही रहेंगे, बाकी तो इट इज लाइक हम कंपटीशन और मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी की बात करते हैं, बट दिस इज curtailing the competition. हाँ। Limited players will be there. So, उनकी मोनोपोली हो जाएगी। हाँ अनिल जी, मेरी असाइनमेंट्स भी आगे अभी जो लग रहा है बैंक से तो आईपी को ही जाएगी, इंडिविजुअल को तो चांसेस नहीं लग रहा। जो बैंकर से मेरी बात होती भी है, फीलर जो आ रहा है, पहले ही वो करते थे, तो लग रहा है कि अब असाइनमेंट्स अभी उन्हीं को ही जाएगी, एंटिटीज को ही। वो तो है, मतलब that is a writing on the wall which few are able to read. You are rushing to become IP entity for that reason.
but वो sustainable नहीं हो पाएगा, the kind of regulations, the kind of requirement of money, क्योंकि आप नेटवर्थ का रिक्वायरमेंट करते हो तो आपके पास असाइनमेंट आने चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप वैसे फेल होगे, so those entities will go to insolvency then. मुझे तो ऐसा लगता है जो पहले 1 लाख की रखी थी ना, कि जिसका ड्यूज जो है 1 लाख है, अब 1 करोड़ कर दिया कोरोना के टाइम पे। हाँ, और अब इसको बढ़ा देंगे, जो आम लोगों के लिए था वो तो खत्म ही हो गया रूट, ना आरपी करना चाहता, ना फिर वो बेचारे बचेंगे जिसके पैसे लेने हैं या जिसको सूट फाइल करना है, लिटिगेशन में जाना है, तो बड़े लोगों को खेल रह जाएगा, बड़ी एंटिटी काम करेंगे, छोटे छोटे सब आउट। हाँ, वो तो अब ग्लोबलाइजेशन में यही तो हो रहा है, छोटी छोटी एंटिटीज चली जाएंगी, आइदर दे विल बी प्लेइंग ए सपोर्टिव रोल और दे विल बी आउट ऑफ द मार्केट, सो इट इज इन लाइन विद द ओवरऑल स्कीम ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जोमेटो अमेजोन कंसेप्ट यहाँ भी आ जाएगा। हाँ, चलिए सर। अभी दूसरा जो मेजर चेंज है इन टर्म्स ऑफ फी चार्ज बाय IBBI. Earlier, IBBI was charging 0.25% of the annual fee earned as IP from the insolvency professionals. वो बढ़ा के 1% कर दी, और पहले जो 5 साल में 10,000 रुपए फीस देनी होती थी उसको बढ़ा के 20,000 कर दिया। तो here the issue is, if you see the amendments, the issue is now the financial sustainability of the regulator. And the regulator is trying to increase this cost burden on all stakeholders. So one is direct contribution from the ममता नारायण को चाय बना लेना, insolvency professionals. Then they have also added a regulatory fee of 0.25% on the realization value to the creditors. रेजोल्यूशन प्लान में जितना पैसा क्रेडिटर्स को जाएगा उसका 0.25% फी विल बी पेड टू IBBI. सो दिस इज अगेन एडिंग टू द CRP कॉस्ट. जब IPs की फीस होती थी तो IBBI हमेशा ये बात करता था कि भाई CRP को कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है, कॉस्ट इंक्रीज नहीं करने। अब हर चीज में उसी की कॉस्ट, इट इज लाइक ए सेस ऑन एवरी एक्टिविटी एंड इट इज मेकिंग द थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसमें इंटरप्रिटेशन का सवाल आएगा कि आपके पास जो पैसा आ गया है उसका 0.25% आपको IBBI को देना है, और उसमें भी रियलाइजेबल वैल्यू टू द क्रेडिटर्स। सो रियलाइजेबल वैल्यू क्या होगी? कई बार ये होता है कि चीजों का वैल्यूएशन, मान लो इक्विटी शेयर्स हैं वो ट्रांसफर कर दिए, आपने अभी बेचे नहीं, तो आज की डेट में जो उसकी मार्केट प्राइस है उसकी बेसिस पे आपको पेमेंट करना है, और हो सकता है कि वो आप रियलाइज भी नहीं कर पाए। तो इस तरह के काफी इश्यूज आएंगे उसमें। एक और ऐड कर दिया कि 1% ऑफ द प्रोफेशनल फी और सर्विसेज टेकन बाय द RP वो भी पेमेंट करनी है IBBI को। सो वन, द डायरेक्ट फी फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, percentage of the fee earned by the insolvency professional, percentage of the resolution plan value for the creditors, percentage of the professional cost or the services used in the CRP process is also to be paid to the IBBI. So this is in terms of the cost implication, additional cost, additional compliances by the RP. एक चेंज किया है, defining the minimum fee for the insolvency professional. So people were very enthusiastic initially that yes, after 5 years, finally IBBI has woken up and doing something good for the profession. So at that time also I doubted, and I had expressed this feeling, because when we do privatization, the first thing the big private player will request the government is to constitute a regulatory agency for that industry. If you see the maximum where foreign direct investment is coming, they have ensured
that there is a regulatory body. It is easier to deal with the regulatory body than the bureaucrat directly in the government. We have seen in the electricity everywhere. So this was like paving the way for IP entity, so that they get a minimum assured fee and they also get the assignments. But unfortunately, the market response is not always what is thought of behind the design of a particular amendment. Abhi kya ho gaya, government, IBBI has put in the regulation, given different slabs, and they have linked it to the claim value. So if the claim value is 50 crores or less, then the minimum fee is 1 lakh rupees for the insolvency professional, with the liberty to the COC that in a deserving case, it could be increased. But now it has become benchmark. So the IPs are complaining that they are sticking to this fee structure, which is again unsustainable. तो कोई भी अमेंडमेंट हम करते हैं, उसका ऑब्जेक्ट कुछ होता है, एक्चुअल जब वो मार्केट में आता है तो उसका इम्प्लीकेशन कुछ और हो जाता है. So like that they have created slabs. It means minimum fees 1 लाख रुपए होगी ना per month. मिनिमम फी 1 लाख हो गई अगर क्लेम वैल्यू 50 करोड़ तक है. हाँ. 50 अगर किसी का 2 करोड़ का ही क्लेम है तो भी 1 लाख का मांग सकते हैं ना. 1 लाख और COC अप्रूव कर दे 3 लाख रुपए महीने तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. प्रॉब्लम. COC को फ्रीडम है. हमारे यहाँ कमर्शियल विजडम ऑफ COC is supported by Supreme Court in number of decisions. That is another issue which can be debated. So एक उन्होंने परफॉर्मेंस बेस्ड रेम्यूनरेशन भी ऐड किया है और उसमें परफॉर्मेंस हैज बीन लिंक्ड टू द टाइमलाइंस कि 165 डेज में हो गया तो इतना %. दैट इज आल्सो टू माय माइंड ए नॉन स्टार्टर, बिकॉज एज दुर्गादास जी पॉइंटेड आउट, delay is not on the part of insolvency professional. So if you're linking the performance to the timeline, it's not a justified parameter to link, because timeline RP के control में है ही नहीं. So I doubt if the RPs will ever be getting this performance fee related to the timelines. तो सर एक प्रैक्टिकल मैं बताता हूँ. स्टे लगा हुआ था, जैसे सेल का रहता है ना कि विद इन 6 मंथ कर दोगे इतना मिलेगा आपको और विद इन 1 ईयर कर दोगे. स्टे लगा हुआ था सेल के ऊपर. जैसे ही स्टे हुआ उसमें सेल हो गया, वो विद इन 2 मंथ्स 3 मंथ्स हो गया था. लेकिन फी के लिए जब गए तो ये स्टे को एक्सक्लूजन के लिए गए तो ये सुनने को मिला कि फीस के लिए तुम हमारे पास आए, आपके पास और कोई काम नहीं है. ये किसी क्लाइंट का था बोला, जबकि हाँ हमारी स्टे को एक्सक्लूजन नहीं मिला था. मैं यही प्रैक्टिकल जो बता रहा हूँ, 165 आगे होगा तो क्या होगा. अगर स्टे लगा होगा ये कुछ है तो होपफुली वो मुझे लग रहा है वो इंक्लूड हो जाएगा उसमें, वो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा. ऐसा हुआ वही है. मतलब आईपी तो इनको ऐसा लगता है ना कि धर्मार्थ काम करने के लिए आया हुआ है. आईपी के पीछे कोई फैमिली नहीं है, आईपी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बस आईपी को तो पेलते जाओ. प्रॉब्लम कहाँ होती है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कॉस्ट अकाउंटेंट है, CS को तो थोड़ा सा लिटिगेशन की नॉलेज होती है, वो कंपनी लॉ बोर्ड जाता है या कुछ मतलब थोड़ा सा रहता होगा शायद. हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम है कि एवरी टाइम इफ वी गो टू NCLT वी हैव टू हायर एक एडवोकेट. आप छोटा सा भी केस है, कोई 2 करोड़ का कोई क्लेम है, 1.5 करोड़ का भी क्लेम है, आपको उसके लिए एडवोकेट रखना पड़ेगा. आपने एक एप्लीकेशन, आप स्टेटस रिपोर्ट भी फाइल कर रहे हो, बनवा रहे हो, वो भी कहेगा 10,000 रुपए दे दो. आपने मंथली भी रख लिया तो 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 से कम कोई नहीं मांगता, क्योंकि हो सकता है महीने में 4 डेट पड़ जाए तो भैया मैं इससे कम नहीं लूंगा. अब वो बड़ी CIRP कॉस्ट, मतलब 6 महीने चली तो उसका 25,000, 30,000 रुपए से 2 लाख रुपए एडवोकेट की फीस हो गई. तो मतलब बड़ा प्रॉब्लम सी होती है. वो तो है. तो ये जो फीस का स्ट्रक्चर उन्होंने किया है, दैट इज लाइक इफ द क्वांटम ऑफ क्लेम एडमिटेड इज लेस देन और इक्वल टू 50 करोड़, ये मिनिमम फी पर मंथ इज ₹1 लाख. अगर 50 करोड़
to less than 500 crore, it is 2 lakh per month. 500 crores to 2,500 crore is 3 lakh. 2,500 crore to 10,000 crore, it is 4 lakh. And more than 10,000 crore, it is 5 lakh. So in a way, like if you see some of the prominent cases, initial 12 big cases where this big firms were appointed, the fees was running to crores. So this will also lead to dissatisfaction for this large entities, because I have seen number of IPs having a fee of 15 lakhs or 20 lakhs or 30 lakhs, even 50 lakhs. So this will put a cap on that, because the maximum fee now is 5 lakh, and no COC member will take a responsibility to increase the fee from this level. Justification is difficult on paper. So just imagine that whether in the long run it will be good for the market. And Dr. Sahu, I remember, didn't agree to this idea. He said, this is market driven. Let the market decide how much fees is to be paid. Let it depend on the efficiency or performance of the insolvency professional. Of course, leaving it open that way and freezing it like this, both are counterproductive. The implication will be known over a period of time. Another thing which has been creating a loophole in this is that this minimum fee is till the resolution plan is approved by the COC. After that, it is again kept open. And we know that at times it is not approved for 6 months to even 1 year. So what will happen during that period? This minimum fee slab is not applicable after the resolution plan is approved by the COC. And there could be a time gap of 1 month, 2 months, 5 months, 6 months, or even a year when the resolution plan is actually approved by the adjudicating authority. Then performance-linked incentive has been given, like if the time period for insolvency commencement date is less than or equal to 165 days, then 1% of the realizable value of the resolution plan will be paid as performance fee. And if it is 165 days to less than 270 days, then 0.75%. And if it takes more than 270 days but less than 330 days, then 0.5%. And if it takes more than 330 days, then there is no incentive, performance incentive for timely completion. There is second element of performance incentive, which is based on the value of the resolution plan. So that will be linked to the amount of the resolution plan which has been received from the prospective resolution applicant. So these are the major changes regarding fees payable to the IP and fees and charges payable by the IP. There has been increase. There has been a reservation made for minimum, and time will tell what will be the impact, how many people will survive, how many new people will come. अच्छा, इसमें शर्मा जी ये फीस रियलाइज और ड्यूज समटाइम्स क्या होता है, जो छोटे मोटे केस होते हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर ने फाइल किया, उसको एनसीएलटी नोट 2 लाख रुपए दे दो, बेचारा 2 लाख रुपए दे के फिर कहता मैं नहीं हो रहा जी, कुछ भी अब नहीं देता है। आरपी इज ड्यूटी बाउंड टू कैरी ऑन 4 लाख रुपए हुए, 6 महीने होगा, 6 लाख रुपए होगा, पैसे नहीं मिल रहे। अब वहां तो ड्यू हो गया, सीओसी में भी पास हो गया, हाँ जी इसके 6 महीने में 6 लाख रुपए ड्यू हो गए, बाकी और 1-2 लाख और खर्चा हो गया, फीस मिली नहीं, कहीं से आई नहीं। वो क्या होगा, जो उसके अर्नड हो गई
या रिसीव्ड हो गई जो पैसा देना है उसने? This is the issue faced by the IPs, particularly where fees is not being paid. खासकर वो होम बायर्स केस में भी ऐसा हो रहा है, करोड़ों रुपए की बिलिंग हो गई, जीएसटी आप बिलिंग करते हो तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा, आपके पास फीस नहीं आई, आपने जीएसटी घर से दे दिया और आईबीबीआई का शेयर भी घर से दे दिया. आई थिंक पीपल हैव रिप्रेजेंटेड बिफोर आईबीबीआई, क्योंकि आईबीबीआई रेगुलेशन के हिसाब से जो it is not necessary that you have received that fee. Whatever fee earned, like on accrual basis, you have to pay to IBBI. I think Anil ji can better tell about the latest. जी प्रकाश डालें. यस यही है बिल्कुल यही है. अभी जो अभी भी हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन यही था सर, इसी में अभी जो हमारा ये प्रोफेशनल्स को फी का जो अमेंडमेंट आया है, सर्कुलर आया है 1% वाला, कि ड्यूरिंग CIRP if you appoint any professional, so you have to pay the 1% of the professional fee. अब उसमें भी यही है कि उसको तो फी पे हुई नहीं अभी, CIRP कॉस्ट लिखा हुआ है ऑफ द CIRP कॉस्ट, तो वो भी अपनी पॉकेट से ही देना पड़ेगा. आई थिंक जो भी वैल्यूअर अपॉइंट किया है या जो भी किया है, हाँ, पॉकेट से नहीं, वो तो CIRP कॉस्ट, दैट विल बी पार्ट ऑफ द CIRP. अभी जो भी रीजन हो तो वो हमें मुझे तो यही लग रहा है. मेरे हिसाब से आरपी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इट हैज टू बी पेड फ्रॉम द फंड्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर. अनिल जी आपकी आवाज कट रही थी, अभी नहीं आ रही है. अनिल जी कुछ प्रॉब्लम है टेक्निकल, चलिए कोई बात नहीं. अनिल जी की ओपिनियन है कि whenever it is due, whether received or not, actually it is duty of the RP के भैया उसको फीस दे दें. पर मेरे हिसाब से अगर पैसा नहीं है तो दैट बिकम्स ड्यू एंड इट विल बी पार्ट ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान. रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को वो पैसा देना पड़ेगा. CRP कॉस्ट, इट इज CRP कॉस्ट. नहीं सर, पर इसका जो लिखा हुआ है कि नेक्स्ट मंथ, आई थिंक आईपी की रिस्पांसिबिलिटी हो जाएगी, ये ओपिनियन है सर. आरपी की तो रिस्पांसिबिलिटी तो है, बट सी इट विल नॉट, it will not stand this legal scrutiny. How the RP is supposed to pay that? RP is responsible कि corporate debtor में पैसा है और आपने अपॉइंट किया है, उसकी फीस है तो आप उसकी फीस दोगे, बट आपने वो प्रोफेशनल की फीस नहीं दी, आपके पास पैसा ही नहीं है, तो nobody can force RP to pay that to IBBI. It will be very unfortunate if it happens like that. So the way out is that, like we are accumulating the CRP cost for going concern plus the professionals appointed, this 1% which is payable to IBBI will also be accumulated as due to IBBI. And whenever there is a resolution plan, CRP cost is the first priority to be paid. So the RA has to pay this amount, and out of this IBBI fees will be deposited. That is my interpretation on this subject. Second point, sir, I think this is not applicable for the professional appointed during the liquidation. It is only for the CIRP period. हाँ, अभी CRP का ही किया हुआ है इन्होंने. Yes. थोड़े दिन में लिक्विडेशन में भी डाल देंगे. आप फीस का देख रहे हो ना, इस बार कितना लिक्विडेशन के अमेंडमेंट आए फीस से रिलेटेड भी. नहीं ठीक है, मैंने इसलिए वही मैं आपसे क्लियर कर लूं, है तो सही CIRP का ही है, बट स्टिल आई वांट टू डिस्कस विद. एक I think Anil ji will be better informed over the changes in the liquidation. एक मेजर चेंज फीस से रिलेटेड लिक्विडेशन में भी ये किया है. पहले दो ऑप्शंस थे. If the COC before approving the liquidation fixes the fee of the liquidator, that fee will be payable during the liquidation period. If the COC doesn't fix the fee, then as per the schedule,
in the liquidation regulations as a percentage of assets realized and distributed, that amount will be paid as a fee to the liquidator. अभी एक amendment ये कर दिया है कि the scope of powers of stakeholder consultation committee has been increased, and one of the item is that they can fix the fee of the liquidator if it has not been already fixed in the CRP process by the COC. तो अब ये नहीं होगा कि by default अगर COC ने liquidator की फीस फिक्स नहीं की तो उसको परसेंटेज फिक्स मिल जाएगी. Now the stakeholder consultation committee can fix the fee of liquidator. So जो liquidator का एक aura था कि he is in a much better position as compared to the resolution professional during CRP, वो भी धीरे धीरे dilute हो रहा है with these amendments. तो ये तो कुछ मेजर चेंजेस थे रेगुलेटर की तरफ से. Now I would like to discuss a few major changes because of the judicial pronouncements. सर, इससे पहले मैं पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उनके दिमाग में कोई प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर सब हम लोग प्रोफेशनल हैं, किसी भी तरह का IBC से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो अपना चैट बॉक्स में डाल दें या अपना बता दें हमको, तो शर्मा जी उसका यथोचित उत्तर देने का प्रयास करेंगे. हाँ शर्मा, आपने सही कहा, प्रयास करेंगे. देखो सर, हम आपको किसी को भी उलझन में नहीं डाल सकते. All are learner. Yes, we are learning constantly. Yeah. तो 3-4 मेजर केसेस मैं डिस्कस करना चाहूंगा विद इन द टाइम फ्रेम अवेलेबल. जी जी. एक तो रेजोल्यूशन प्लान से रिलेटेड है. ये एक बहुत बड़ा इश्यू आ गया था ड्यूरिंग कोविड पीरियड कि रेजोल्यूशन प्लान किसी ने दिया, उसके बाद ये पेंडेमिक आ गया या कोई और मेजर चेंज हो गया, तो वेदर द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट कैन विथड्रॉ द रेजोल्यूशन प्लान or whether there can be any amendment made in the resolution plan. That is a very critical issue which was faced. तो उसमें NCLT, NCLAT के अलग-अलग तरह के जजमेंट थे अलग-अलग टाइम पे. Finally, this issue has been settled by Honorable Supreme Court. 3 केसेस इकट्ठे डिसाइड हुए एबिक्स सिंगापुर के नाम से. तीनों की अलग-अलग सिचुएशन थी. तो फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस इज ए वेरी स्पेशल टाइप ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट. नॉर्मली हम कहते हैं ना कि आरए ने एक प्रपोजल दिया, आपने एक्सेप्ट किया, तो इट हैज बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट. अब उसमें सिचुएशन ये थी कि आरए ने प्रपोजल दिया, सीओसी ने अप्रूव कर दिया, अभी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास पेंडिंग है, तो वेदर इट इज बाइंडिंग और नॉट, क्योंकि एज पर सेक्शन 31 a resolution plan approved by the adjudicating authority is binding on all the stakeholders. But this in between period, the period between approval by the COC and pending approval of the adjudicating authority, whether the RA has a option to withdraw it or not. महाराष्ट्र सीमलेस के केस में सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा इसको टच किया था, but because this was not the main issue before the Supreme Court, सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में कुछ डिसीजन नहीं दिया. They only said that was relating to 12A withdrawal, settlement through withdrawal. तो उन्होंने कहा कि this route is not available to the RA. 12A is applicable only for the creditors who have filed the application. RA का उसमें कोई रोल ही नहीं. तो इतना कह के सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया था. बट एबिक सिंगापुर के केस में बहुत डिटेल्ड इसमें interpretation करके finally Supreme Court's view was that it's not a normal type of a contract which can be rescinded or modified with the mutual consent of both the parties. Here it is by operation of the law. Once the COC has approved it, now it is out of the domain of the COC and it has been submitted to the adjudicating authority. It is out of the domain of either the RA or COC to amend it. एक इनमें जो 3 केस थे एबिक सिंगापुर में, एक था कुंदन केयर का. उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया कि यू कैन हैव ए सीओसी मीटिंग अगेन टू कंसीडर द रिवाइज्ड रेजोल्यूशन प्लान.
and if the COC accepts that revised resolution plan, within a week it should be placed before AA for approval. And in case the COC does not accept that revised plan, then the original plan which was approved by the COC will only be considered by the adjudicating authority. ये विंडो देने का भी एक पर्पस, एक रीजन था, because in this case both the COC and the RA agreed to reconsider the resolution plan. तो as a special case Supreme Court ने permit किया. Otherwise, as a matter of rule now, a resolution plan approved by the COC submitted to the RA adjudicating authority for approval cannot be modified, withdrawn or amended. तो थोड़ा सा इसका PPT में हम details देख लेते हैं for the better understanding of the participants. ये बहुत important एक judgment है Supreme Court का. I hope the PPT is visible. PPT. Yes, it is okay. Okay. So इस केस का नाम है एबिक्स सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस COC ऑफ एडुकॉम सॉल्यूशंस लिमिटेड. बट एक्चुअली इसमें 3 अंडरलाइंग केसेस थे, एबिक्स, कुंदन केयर और सिरोको लाइटिंग. द इशू वाज सेम. सो सुप्रीम कोर्ट हैज combined the hearing of all the 3 cases because the key issue was whether the resolution plan can be amended after it is submitted to the adjudicating authority. Facts सबके अलग-अलग हैं. So एबिक सिंगापुर के केस में आरए ने 3 बार एप्लीकेशन डाली एनसीएलटी को फॉर विड्रॉल. 2 बार एनसीएलटी ने रिजेक्ट कर दी. थर्ड टाइम दे हैव एक्सेप्टेड दैट दे कैन विड्रॉ द रेजोल्यूशन प्लान. बट एनक्लेट ने उसको रिवर्स कर दिया. एनक्लेट ने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता है. एनसीएलटी डज नॉट हैव द जुरिसडिक्शन टू परमिट सच अ विड्रॉल. And then the matter went to the Supreme Court, and Supreme Court, these are the facts regarding that particular case. हम की issue को ही discuss कर लेंगे because इतना सारा detail में जाएंगे तो time पूरा हमारा वैसे हो जाएगा. But I'll share this PPT for the benefit of the participants. अब जो एनसीएलटी ने एक्सेप्ट किया था विड्रॉल, उसका जस्टिफिकेशन उन्होंने ये कहा कि रेजोल्यूशन प्लान बिकम्स बाइंडिंग आफ्टर इट इज अप्रूव्ड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. उससे पहले बाइंडिंग नहीं है. एंड अंडर सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 adjudicating authority has the power to examine whether the resolution plan can be effectively enforced or implemented. In the present circumstances, an unwilling successful resolution applicant would be unable to effectively implement the resolution plan. तो देखो जहाँ पे adjudicating authority को कुछ करना है तो कहीं से कुछ उठा के लेके आ सकते हैं, and they can justify. This is after several judgments of Honorable Supreme Court which says that commercial wisdom of the Committee of Creditors is the uppermost final. The courts will not be able to intervene. बट उसमें एक विंडो छोड़ी थी उन्होंने कि सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 की जो मैंडेटरी कंटेंट्स की रिक्वायरमेंट है, अगर उसमें कोई डेफिशिएंसी है, उसकी कंप्लायंस नहीं हुई, तो द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कैन रिजेक्ट द प्लान और आस्क द सीओसी टू लुक बैक इनटू द डेफिशिएंसी एंड रेक्टिफाई इट. तो यहाँ उन्होंने सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 का शेल्टर लिया कि जब प्लान इम्प्लीमेंटेबल ही नहीं है तो उसको अप्रूव करने से क्या फायदा है. और उसका बेसिस लेते हुए उन्होंने कहा कि कोविड का तो एक जस्टिफिकेशन हो ही गया था सबको कि इन द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस व्हेन द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट इज अनविलिंग इट विल नॉट बी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड, सो बेटर परमिट हिम टू विथड्रॉ. सुप्रीम कोर्ट का व्यू है कि अगर ऐसा करोगे तो आपका आईबीसी का इकोसिस्टम ही खत्म हो जाएगा, फिर कोई भी कंसिस्टेंट मतलब ये रहेगा ही नहीं. इतना सा प्रोसेस होगा, लास्ट मिनट में वो विड्रॉ कर लेंगे, आपको फिर से दोबारा वही प्रोसेस करना पड़ेगा, तो टाइमलाइंस वापस जीरो पे आ जाएंगे.
एनक्लेट का ये ओपिनियन था कि once the resolution plan was approved by the COC, the NCLT did not have jurisdiction to permit its withdrawal. AA could not enter upon the wisdom of the decision of the COC to approve the resolution plan. तो उन्होंने stick किया commercial wisdom of the COC के concept पे. The resolution applicant had accepted the condition of the resolution plan and no change could be permitted. इसमें एक चीज relevant है, as per the regulations, the resolution plan has to be unconditional. उसमें कोई भी तरह की आप condition लगाओगे तो that will be a defective resolution plan and it should not be approved by the COC because it depends on the process of law. तो आप unilaterally कोई time limit fix नहीं कर सकते कि मेरा resolution plan तो 6 महीने के लिए valid होगा. Once you submit it to the COC and COC approves it, you don't have any option to withdraw even if it goes beyond 6 months, 1 year, because that process of law has to be completed. इसमें तो शर्मा जी प्रॉब्लम है फिर तो जब COC कई बार ना उन्होंने प्लान दे दिया, COC में झगड़े चलते रहे, प्लान अप्रूव हो रहा है नहीं हो रहा है, साल भर उसमें निकल गया, फिर NCLT में गए, वहां भी कोई आ गया जी मेरा रिजेक्ट कर दिया था फलाना ठिकाना, मैंने एप्लीकेंट था, मैंने EMD भी दी थी, 2-3 साल हो गए, फिर एस्केलेशन हो गया 50%, तो आरे कहां से काम करेगा? नहीं, इसमें आगे हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का. It is after the approval of the COC. उससे पहले तो negotiation होता ही है ना दोनों के बीच में. Okay. When they come at a mutually agreed situation, then only it will go for approval of the COC. कुंदन केयर के केस में क्या था कि the COC agreed to go for amendments. So that was a special case. Because of that, Honorable Supreme Court permitted them. ये तीसरा केस था सेरेको का. So we'll directly come to the final judgment. So the issue before Honorable Supreme Court was, what is the nature of resolution plan after its approval by the COC and prior to its approval by the adjudicating authority? So Supreme Court has deliberated only on the specific issue after approval of the COC and before approval of the adjudicating authority. What is the status, whether it can be changed or not? Sorry. So the Supreme Court's order was that legislative intent of the statute cannot be overridden by the court to render outcomes that can have grave economic implications which will impact the viability of the IBC. The residual powers of adjudicating authority under IBC cannot be exercised to create procedural remedies which have substantive outcomes on the process of insolvency. And the framework of this tends only to enable withdrawal of the CRP process by following the procedure under 12A and in the situations recognized in those provisions. So this is again referring to what they talked about, Maharashtra seamless exit point under 12A. So this is not available to the RA. So the final thing was that in this context, we hold that existing insolvency framework in India provides no scope for effecting further modifications or withdrawals of COC approved resolution plan. COC approval से पहले आप कुछ भी कर सकते हो. That is not the issue decided by the Supreme Court. It is after the COC has approved it, then you can't effect any further modifications in this. A submitted resolution plan is binding and is irrevocable as between the COC and the successful resolution applicant in terms of the provisions of IBC and CIRP regulation. So this is a major issue which has been decided, and because there was a trend during the COVID period, everybody was coming back that we want to reduce the value of resolution plan or it is not implementable. These are the special situations, force majeure to be implemented and all those to be invoked.
So the Supreme Court has put to rest this situation that once the COC approves, you can't amend it. In case of Kundan Care, since both the resolution applicant and the COC have requested for modification of the resolution plan because of uncertainty over the power purchase agreement, a one-time relief under Article 142. So that was also given under Article 142. They said there's no provision in IBC to allow a modification in resolution plan. It was one-time special exemption given and using the powers of Supreme Court under Article 142. So the COC shall convene and take a decision on the proposal submitted by Kundan Care on 5th July and response by Exim Bank and PFCL by 12th July. They gave a 7 days time frame. And in the event a revised resolution plan is agreed upon by the COC, it shall be submitted through the RP for approval within a week thereafter. In the event a revised resolution plan is not agreed, the original plan as submitted before NCLT shall prevail. So that was a limited window given using the powers under Article 142. Otherwise, they made it very clear. Resolution plan, once approved by the COC, submitted to the adjudicating authority, it can't be changed. So any question or clarification in this? This is a very major. Once resolution plan approved by the COC, it is 99.99%, it is final. It is final in the sense that RA doesn't have any option. RA can't do anything. Can't do anything. Even NCLT cannot modify it. Even NCLT cannot modify it. Either reject or accept. Accept. Right? Yes. So the only thing they can point out is if there is a non-compliance of section 30 subsection 2. And there are several contents, like one is the CRP cost should be paid in full. So if a resolution plan doesn't have a provision for payment of full CRP cost, there the court can intervene. And there's a practical issue faced by the people, like CRP cost at the time of resolution plan is ascertained, but you never know how long it will continue till the resolution plan is approved. So normally a clause is added saying that this is the cost as on date, and the RA agrees to pay the total CRP cost till the resolution plan is approved. Okay. तो जैसे ही resolution plan approved कर दिया NCLT ने, adjudicating authority ने, उसके बाद मतलब RP का रोल खत्म. उसके बाद RP का रोल खत्म, CRP कॉस्ट पे ब्रेक लग गया, फुल स्टॉप. फुल स्टॉप हो गया. उसके बाद जो भी उसके ड्यूज होंगे वो resolution applicant देगा. हाँ, उसको देना है as a priority. That is the first payment to be done. Another is regarding law of limitation. Last 1-2 साल में लिमिटेशन पे कई सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए, अनसर्टिनिटी बनती गई, एनक्लेट के अलग अलग रूल्स थे. पहले ये एस्टेब्लिश था कि अगर बैलेंस शीट में कोई ड्यू है तो दैट इज टेकन एज एन एक्नॉलेजमेंट एंड दैट विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज द लिमिटेशन पीरियड. तो एनक्लेट ने बीच में एक जजमेंट दिया कि प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट इज ए स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट. वहां पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको बैलेंस शीट तो बनानी ही पड़ेगी. It does not mean that expressly you have consented for increasing the limitation. तो इससे बैंक्स के लिए काफी अनसर्टिनिटी क्रिएट हो गई थी. ठीक बात. गुर्जर वाला केस था. Finally, this issue was also settled in ARC India Limited Bisal Jaiswal. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने regarding that balance sheet issue gave a judgment that Section 238 of the Code, Section 18 of the Limitation Act extends the period of limitation when an acknowledgement of the debt has been made in writing and signed by the CD. There is a compulsion of law to prepare a balance sheet, but no compulsion to make any admission of the debt.
तो अगर आपका एडमिशन नहीं करना तो आप बैलेंस शीट में नोट डाल सकते हो, आप उसको रिफ्यूट कर सकते हो, दिस इज पार्ट ऑफ योर अकाउंट्स। तो उसमें आपके पास ये कंपल्सन नहीं है कि आप एडमिट करो। So it will depend on the facts of each case as to whether an entry made in the balance sheet qua any creditor is unequivocal or has been entered into with caveats. जैसे हम notes put up करते हैं ना, this is subject to this is under like litigation, or this is not admitted, but as a prudence or because of the guidelines you have included that in your balance sheet. तो अगर आपकी बैलेंस शीट में कोई कैविएट नहीं है तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ योर डेट एंड इट विल एक्सटेंड द लिमिटेशन पीरियड अकॉर्डिंगली। जो ये तो इनिशियली सेक्शन 7-8-9 की एप्लीकेशन फाइल करने के लिए कंडीशन, ये लिमिटेशन होगी ना 3 इयर्स का। हाँ, ये वो आर्टिकल 137 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट इज एप्लीकेबल फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन अंडर द insolvency and bankruptcy code. So this was regarding limitation. ठीक। इसका कोरोना पीरियड का एक्सक्लूड किया था ना, कुछ ऐसा था? नहीं, इसमें कोरोना पीरियड का रेलेवेंस नहीं, तो कुछ नहीं था इसमें नहीं था रेलेवेंस। इसमें क्या था कि एक इससे पहले एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, गुर्जर का, उसमें ये था कि एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेट will not increase the limitation period of filing an application. वो लोगों ने थोड़ा सा मिसकंस्ट्रू किया, क्योंकि उसमें फैक्ट्स ऑफ द केस क्या था कि the bank was not able to put up the documents relating to extension. Normally banks every year before this end of the limitation they get a declaration signed from the corporate debtor saying that we acknowledge this liability. तो उस केस में वो एक्नॉलेजमेंट का पेपर उन्होंने एनसीएलटी में फाइल नहीं किया था व्हेन दे वर फाइलिंग द एप्लीकेशन, ना एनक्लेट के सामने हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट में तो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आप फाइल कर नहीं सकते हो अपील में। सो दैट वो थोड़ा पैराग्राफ इसी तरह से लिखा हुआ था, तो लोगों ने उसको ये कंस्ट्रू किया कि एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेट विल नॉट इंक्रीज द लिमिटेशन पीरियड, पर उसमें ये लिखा हुआ था कि सिंस दिस हैज नॉट बीन प्लेस्ड बिफोर अस we can't take it on record. ये ARC के जजमेंट से ये क्लियर हो गया कि acknowledgement will validate or increase the limitation period. The only condition is that acknowledgement should be before the expiry of the limitation period. मान लो आपका लिमिटेशन 31 मार्च 2022 को एक्सपायर हो रहा है, तो उससे पहले आपके पास एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए। 31 मार्च के बाद का एक्नॉलेजमेंट विल नॉट वैलिडेट इट, इसका मतलब आपकी लिमिटेशन खत्म हो रही थी वो। So this is Tata Consultancy, उसका बैकग्राउंड सेक्शन 60 सबसेक्शन 5 में there is a residual jurisdiction of adjudicating authority to adjudicate on any matter related to insolvency. इसमें सिविल कोर्ट्स का jurisdiction एक्सक्लूड किया हुआ है। जब कोई भी कंपनी आईबीसी में आती है तो सिविल कोर्ट्स का jurisdiction is excluded. All the matters related to insolvency are under section 60 subsection 5. So there have been several judgments where it has been upheld by the Honorable Supreme Court that NCLT is the deciding court. आपने गुजरात ऊर्जा निगम का पावर परचेज एग्रीमेंट से रिलेटेड केस भी था, जिसमें Gujarat Urja Nigam was prohibited to terminate the power purchase agreement because the company was under insolvency, and the role of NCLT under section 60 subsection 5 was upheld. But in this case, a slight twist from that fact. Here the Supreme Court has observed that section 60 subsection 5 does not include all the matters. यहाँ पे क्या था, नॉर्मली मॉरेटोरियम में क्या होता है कि कॉर्पोरेट डेटर को कोई एसेट्स को नुकसान नहीं पहुंच सकते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट आप टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द इंसॉल्वेंसी इनिशिएशन। सो जैसे महाड़ा के केस में
सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि महाड़ा कैनॉट टेक बैक द लैंड गिवन फॉर डेवलपिंग, बिकॉज अगर वो लैंड वापस ले ली तो उसका रिजोल्यूशन हो ही नहीं सकता है और कोई एसेट्स ही नहीं है। ऐसे ही गुजरात ऊर्जा विकास निगम में केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि पावर परचेज एग्रीमेंट को आप टर्मिनेट नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज द कंपनी इज अंडर इंसॉल्वेंसी। अगर आपने पीपीए को टर्मिनेट कर दिया तो कंपनी का सर्वाइवल होगा ही नहीं, वो पावर परचेज कर ही नहीं पाएगी, तो रेजोल्यूशन कहाँ से होगा। इसमें उसका जस्ट रिवर्स है, बिकॉज हियर द कंपनी अंडर इंसॉल्वेंसी वाज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, and Tata Consultancy Services terminated the contract because of deficiency in their services. So the issue was here, NCLT said that TCS cannot terminate the contract because of the provision of moratorium. But Supreme Court said here moratorium is not applicable because the services are provided by the corporate debtor to TCS. And the TCS is initiated the process of termination much before the insolvency commencement date. They had given a notice for termination because of deficiency in the services. And here, this is not critical to the survival of the corporate debtor. Had it been critical, then it would have been a different case. So in this case, the termination of the contract by TCS is not a subject matter to be decided by Honorable NCLT. It has to go to the normal civil court. So this is a different kind of judgment where the authority under section 60 subsection 5 is discussed. We'll see the details of this. Here NCLT stayed the termination of the agreement, holding that moratorium provisions will be applicable. And NCLT also upheld the interim order of the NCLT that yes, moratorium provisions are applicable here. So the matter went before Supreme Court, and the key issues before the Supreme Court was whether the NCLT can exercise its residuary jurisdiction under section 60 subsection 5c of the IBC to adjudicate upon contractual disputes between the parties, and whether in exercise of such a residuary jurisdiction it can impose an added interim stay on the termination or not, because both NCLT and NCLT upheld the stay against the termination. I'll just take to the final one. So the basis on which the Supreme Court arrived at this decision was that the appellant is neither supplying any goods or services to the CD in terms of section 14(2), nor it is recovering any property that is in the possession of the occupant of the corporate debtor. So section 14 is not applicable. The moratorium provisions is not applicable on Tata Consulting Services because TCS is not supplying any goods or services. It is the other way around. The CD is supplying goods and services. So 14(1) will not be applicable for the services provided by the corporate debtor which is under insolvency. It is availing the services of the CD and is using the property that has been leased to it by the corporate debtor. Thus, section 14 is indeed not applicable to the present case. Then the second thing was there is nothing to indicate that the termination of agreement was motivated by the insolvency. There was an amendment done in section 14 which made that for essential supplies, the contract cannot be terminated just on the ground that the company is now under insolvency. So the Supreme Court said that this was not related to the insolvency because TCS has initiated this process much before the company was into insolvency. Again, the third issue was that even if the contractual dispute arises in relation to the insolvency,
a party can be restrained from termination only if it is central to the success of the CRP. That it is solely dependent on the survival of the company is dependent only on this contract. In that case, the adjudicating authority can intervene and put a stay. But crucially, the termination of the contract should result in the corporate death of the corporate debtor. So here, this is not the case. NCLT in its judgment has averred that the decision of NCLT preserves the going concern status of the corporate debtor, but there is no factual analysis on how the termination of this agreement would put the survival of the corporate debtor in jeopardy. So the key issue is that any contract which is crucial to the survival of the corporate debtor cannot be terminated. But if it is not so, then Section 60, subsection 5 will not be applicable, and this should be tried by the normal civil court, contractual disputes. So this is a key shift in the interpretation of Section 60, subsection 5. Earlier, it was considered that everything related to that company will be going to the NCLT only. It can't go to any other court. Okay. We'll discuss 2 more cases without the PPT. If any query on this, we can have it. ये जो ऐसे हम बात कर रहे थे मोरेटोरियम का, जैसे लगता है वो तो सभी पे लग जाता है। इसमें टाटा कंसल्टेंसी इसलिए इसको छूट दे दी कि भाई पहले डिस्प्यूट इसने कर दिया था। नहीं, इसमें 3 कारण बताए उन्होंने। एक तो पहले इनिशिएट किया था प्रोसेस, दूसरा टीसीएस सप्लाई नहीं कर रही है सर्विसेज, टीसीएस को कॉर्पोरेटर सप्लाई कर रहा है सर्विसेज। ओके। और थर्ड ये था कि इवन इफ इट इज सो, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट क्रूशियल टू द सर्वाइवल। ऐसा नहीं है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया तो कंपनी बंद हो जाएगी। अगर वो भी सिचुएशन होती तो दे कुड हैव कंसीडर, बिकॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ आईबीसी इज रेजोल्यूशन। और अगर कोई ऐसी की इश्यू है, जैसे महाड़ा के केस में था कि अगर लैंड ही नहीं है तो डेवलपमेंट होगा कहाँ से, सो द कॉर्पोरेट डेटर विल डाई इवन अदरवाइज। गुजरात ऊर्जा निगम के केस में ये था कि कंपनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही थी, तो अगर गुजरात ऊर्जा निगम उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं देगा तो वो उसका बिजनेस मॉडल तो खत्म हो गया, क्रूशियल हो गया। ओके, क्रूशियल हो गया। तो ये 3 फैक्टर थे जिसके कारण द सुप्रीम कोर्ट हैज ब्रीच्ड द supremacy or the overarching role of NCLT in all the resolution matters under section 60 subsection 5. Right. अब एक और केस हम डिस्कस करते हैं which has created lot of stir in the IBC regime, that is Vidarbha Industries. Like the operational creditor or the financial creditor, both can initiate corporate insolvency resolution process against a corporate debtor. थोड़े provisions अलग हैं। ICICI Prudential के केस में सुप्रीम कोर्ट ने काफी एनालाइज करके ये जजमेंट दिया था कि इट्स ए ब्रीफ एडजुडिकेटरी प्रोसेस। उसमें सिविल कोर्ट की तरह डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को देखना है कि देयर इज अ डिफॉल्ट, द वैल्यू ऑफ डिफॉल्ट इज 1 लाख, उस टाइम 1 लाख लिमिट थी, एंड द नेम ऑफ द आईपी प्रपोज्ड डजंट फेस एनी डिसिप्लिनरी एक्शन, दैट मींस ही इज अ फिट एंड प्रॉपर पर्सन, एन एप्लीकेशन इज प्रॉपर, देयर इज नो डिफेक्ट इन द एप्लीकेशन। अगर ये चीजें हैं तो adjudicating authority should admit the CRP petition. उसको और ज्यादा कुछ देखना नहीं है, because it is a summary adjudication. इस केस में क्या हुआ, it is because of the drafting, the way IBC has been drafted. आप देखोगे कि individual insolvency से related और CRP से related जहाँ similar provisions है उसमें भी wordings का different है। तो यहाँ क्या हुआ, the Supreme Court has gone very minutely
into the difference in provisions of section 7 and 9. Section 7 में लिखा है कि the adjudicating authority may admit or reject. So उन्होंने interpret ये किया कि despite all the conditions having fulfilled, कि there is a default, the default is of more than the threshold amount, the application is proper safe, and the name of IRP proposed is not subject to any disciplinary action. फिर भी it is the discretion of adjudicating authority to admit or not to admit it. क्योंकि section 9 में जो wording use किया है वो है cell. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये माइनर एक वर्ड के डिफरेंस पे इस सेक्शन 7 में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को ऑप्शन है कि वो एडमिट करे या ना करे. सेक्शन 9 में ये ऑप्शन नहीं है. अगर वो अंडरलाइंग कंडीशंस फुलफिल होती है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हैज टू एडमिट द एप्लीकेशन. तो इससे काफी तहलका मचा हुआ है कि मतलब दिस इज अ माइनर ग्लिच इन ड्राफ्टिंग, बट अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को डिस्क्रिप्शन दे दिया और डिफॉल्ट भी है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एडमिट नहीं करेगी. इसका एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन मैंने एक अहमदाबाद के केस में देखा, व्हिच वाज बिफोर NCLT. उस केस में द कॉर्पोरेट डेटर वाज विलिंग टू सरेंडर द प्रॉपर्टी टू द फाइनेंशियल क्रेडिटर टू सेल इट ऑफ, and the value of the property was much higher than the debt of the bank. The bank was insisting that company should be taken to the CRP. The corporate debtor was contesting that we are not denying the debt, we are not denying the default, we are not denying the liability to pay to the financial creditor. We have sufficient assets and we are ready to give that assets to the creditor to realize and satisfy, because if the CRP is initiated, it will affect the business model, it will affect the profitability, it will affect the reputation of the corporate debtor, and then it will go to liquidation, and object of IBC is not liquidation. So there the advocate effectively argued using the rainbow judgment of Honorable Supreme Court. So like we say, there are two aspects of everything. When this issue comes, like why the discretion is given to the adjudicating authority, that despite all other conditions having fulfilled, why it should not admit or reject the application. So it is still to be decided whether this situation will continue or there is some amendment done into the code. That is very important judgment, which has changed the basics of the IBC ecosystem. NCLT तो प्रेफर करती है अगर सेटलमेंट हो जाता है बिफोर अलाउइंग द एप्लीकेशन. हाँ, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है कि NCLT सेटलमेंट करने वाला इंस्टीट्यूशन नहीं है. हाँ, ऐसा भी है. You can't force. आपको याद होगा रिलायंस के केस में ऐसा हुआ था एनक्लेट में, बट इट वाज लॉन्ग बिफोर. जब वो एसएल कम्युनिकेशन से उसने फाइल किया एप्लीकेशन, so it was like an open bidding in enclave. That time Justice Mukhopadhyay was the chairperson. On one side Kapil Sibal was appearing, and on other side another prominent Congress leader was, I am forgetting his name, was appearing. So they said, NCLT said that if the company goes to insolvency, as an operational creditor you don't get anything. So tell what is the minimum amount you need. There was a debt of around 1700 crore and the Reliance wanted to settle it for 500 crores. They were not agreeing. So chairman said that, you see, your application is okay, we'll admit it. But what you will get out of it? If the company is insolvency, the operational creditor will not get anything priority because the situation is such. So if you agree with this, we can pass an order for settlement. And then they asked that, okay, both of you go out
and talk to your clients and come back and tell me what is the time frame within which you give this 500 crores and you take an agreement that yes, you are satisfied with 500 crores. Of course, later on that also failed, but that's how it was brokered. But again, then Supreme Court said NCLT and NCLT are not settlement. Is not a settlement commission or mediator. Yeah, they should not force anybody to settle. Right. Sir, but sir, it was started by the Supreme Court using the Article 14, I think. Settlement was started by the Supreme Court. No, that is a different phenomenon altogether. नहीं, यहाँ तो डिफरेंट हो गई ना, कंपल्शन हो गया ना, वो क्या ये तुम्हें मिलेगा नहीं, कर लो बात में, तुम्हें मौका देता हूँ, ये तो एक तरह से हो गया ना. जो फर्स्ट केस था ना, उसमें the Supreme Court said that was again regarding Rule 11, like this section 155 in the CRPC, CPC, where every court has inherent power to decide the cases. Sometimes when the law is not clear and justice has to be done, they have powers to give orders under section 155. Similarly, Article 142. Even if there is no legal provision and the Supreme Court in a given situation feels that to meet the ends of justice, this order has to be passed, they use Article 142. Yes. So there, at that time, the issue was Rule 11 was not made applicable to IBC proceedings. Rule 10 of AAA rule says that Rule 20, 21, 24, and 26 of NCLT are applicable to IBC proceedings. Rule 11 was not mentioned. So when the settlement issue went before the Honorable NCLT said that Rule 11 is not made applicable to IBC, so we don't have inherent powers to give any order for settlement. And it went to Supreme Court. And Supreme Court was also upheld that since NCLT or NCLT do not have this Rule 11, and both the parties have come to us and they are settling it, we are using Article 142 to permit this settlement and set aside the CRP proceedings. And then there were a lot of cases, and Supreme Court got tired. They said, okay, this is too much. Now the government should make a appropriate legislation for withdrawal, and that's how Section 12A came Yes, into 12A. Yes. came into being. And interestingly, in Swiss Ribbon case, the same Supreme Court said regarding this 12A that using regulation Rule 11, the NCLT can decide these applications of 12A. So that will keep on changing, and we have to be subject to all these judgments. Now, the last which we want to discuss is the rainbow paper case. Sorry. We have discussed the provisions of Section 14 moratorium, and when moratorium applies, there have been a number of cases where the properties which have been attached by the statutory agencies for default in the payment of dues have been lifted because of the provision of Section 14. But now this was related to the priority during liquidation. Section 53 talks about the priority of payment. The first priority is the CRP cost. The second priority is the dues of the labor for 2 years and the dues of employees for 1 year. Then secured financial creditors, then financial creditors, and then other operational creditors, which include the government dues. So here, the key change which was decided by Honorable Supreme Court in Rainbow Paper was that wherever by virtue of any legislation, the government dues are given the status of secured creditors, then they have to be paid before the financial creditors. Till then, the understanding was that all the government dues will be in the last priority after financial creditors. So this rainbow paper judgment of Honorable Supreme Court has again upset the calculations, again upset the way the distribution was being done, and it has put in condition that if the government dues are not
taken into account in the resolution plan, then such resolution plans should not be approved. So this is a big change, and again it is disturbing the provision or the priorities given in section 53. So let us hope again there will be some judgment, because sometimes the Supreme Court judgments unsettle the prevailing practices, and sometimes it gives a relief by settling the issues of difference. Anji, so now we can have question answers. Sure. On anything related to what we had discussed, or any other issue which I can provide an answer. Sure. एक पहले यह था कि एनओसी फ्रॉम दी वहां से लेनी पड़ती थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो सारी लिक्विडेशन केस में था, वॉलंटरी लिक्विडेशन के केस, वॉलंटरी लिक्विडेशन में। तो उसमें क्लैरिफिकेशन दिया कि आप बस एक लेटर दे दीजिए, अगर उन्होंने नहीं दिया विद इन ए सर्टेन टाइम तो मतलब इट इज टेकन एज ए एनओसी, मतलब क्या था ऐसा? इसमें ना जो सेक्शन 238 है आईबीसी का रिगार्डिंग दिस आईबीसी सुपरसीडिंग ऑल अदर लॉज फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, उस पे सुप्रीम कोर्ट का पुराना जजमेंट है मोनात इस्पात केस में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि आईबीसी विल ओवरराइड इवन द इनकम टैक्स एक्ट, बट द जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल केस में भी डिसाइड हुआ था कि आईबीसी विल प्रिवेल ओवर। सो बेसिकली जो इसका जो इशू है डिसाइड करने का, उसमें ये है कि द प्रोविजन ऑफ वन लॉ कैन नॉट बी एडहेयर टू विदाउट कॉन्ट्रावेनिंग द प्रोविजन ऑफ अनदर लॉ। ऐसी सिचुएशन होगी वहीं ओवरराइडिंग का इम्पैक्ट आएगा। अगर दोनों लॉ के प्रोविजंस विदाउट एनी कन्फ्लिक्ट फॉलो हो सकते हैं तो उसमें ये चीज नहीं आएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए इसमें कहा कि जैसे नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी है वो तो आपको पे करनी है, टीडीएस काटना है, इनकम टैक्स जमा कराना है, वहां आईबीसी से कोई कन्फ्लिक्ट नहीं आता है, तो इसलिए वो प्रोविजंस ओवरराइड नहीं होंगे। बट सेक्शन 14 है मोरेटोरियम का। मोरेटोरियम में द असेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड for any liability, there has to be a calm period। तो वहां पे काफी जजमेंट हुए हैं कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रॉपर्टी अटैच की है तो इनकम टैक्स हैज टू वेकेट दैट अटैचमेंट बाय वर्च्यू ऑफ द सेक्शन 14। वहां कन्फ्लिक्ट आ रही है। फिर सेक्शन 178 का था। 178 में प्रोविजन था जहां लिक्विडेटर अपॉइंट होता है तो लिक्विडेटर शुड गिव ए नोटिस। A period of 3 months was fixed, that within which the income tax department should respond as to what is the dues payable। So voluntary liquidation के cases में क्या हो रहा था कि this income tax was not giving no dues and it was lingering on for years together, and the matter was brought before the IBBI। So IBBI issued that clarification that in view of these judgments where Honorable Supreme Court has said that IBC will prevail even over income tax, where there is a direct conflict, because so there is a timeline for doing this voluntary liquidation process. So in that case, you need not wait for the no dues certificate। But again, the practical problem is that if the income tax department gives a notice after dissolution is over or after you have distributed, how the IP will manage? So it is a better practice for the IP to do a follow-up or to get this corporate person do the follow-up to get a clearance from the income tax department, because it could be a trouble later on. Like we have seen in many cases, the sleeping government departments will wake up and issue a notice just for exterior purposes. They will give demand of 10 lakhs, 20 lakhs, 1 crore, and you keep running around them. And the government agencies have powers. They can call you
they will ask you to give the details. So it doesn't actually help if the authorities are adamant. तो जनरली ये CIRP चल रही होती है, मतलब 6 महीने साल भर निकलने के बाद क्या GST का नोटिस आता है, जी हमारे भी इतने पैसे हैं। वॉलंटरी लिक्विडेशन में कई बार ऐसा होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, उसके बाद नोटिस आ रहा है कहीं एक्साइज से, कहीं कुछ से। तो इसमें थोड़ा IP को ड्यू डिलिजेंस पहले कर लेना चाहिए। They should try to give notice and follow up कि जल्दी से उसको कुछ नोटिस करना तो बेटर है। अच्छा, dear members, if you have any query, please raise your hands or share in the question answer or chat box. I can ask from the Madhu Sharma ji. भाटिया जी, आपके मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। हाँ जी है सर। है तो आ जाओ सामने। सर PF और ग्रेच्युटी के बारे में जो थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है कि मोस्टली जजमेंट्स तो हैं जो है कि PF ड्यूज आर प्रायोरिटी पेमेंट्स अंडर सेक्शन 36(4)(3), लेकिन एनक्लेट चेन्नई में और पहले लैंको की जजमेंट में और अभी एनक्लेट चेन्नई ने ये बोला है कि ग्रेच्युटी फंड अगर होता है तब आपको ग्रेच्युटी पे करना है, अदरवाइज नहीं पे करना, वो फिर सेक्शन 53 में कवर होगा। सिमिलरली PF फंड के लिए भी बोला, अभी जजमेंट आई है 30 सितंबर को, जिसने कंफ्यूजन कर दिया है, जिसने ये बोला कि अगर PF फंड होता है तब आपको पे करना है। PF फंड एक्चुअली होता क्या है? वो तो होता ही होता है, हमें प्रैक्टिकल, अगर प्रैक्टिकल उसको माइंड में लगाएं तो क्या है इस जजमेंट में? एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा इसमें ये इश्यू रहता है कि some of the large corporates or companies are allowed to have their own funds for the PF. Recognized provident fund. हाँ, तो उसमें वो PF कमिश्नर के पास उनको जमा नहीं कराना होता है। सर ऑटोनोमस फंड, उसमें उनको जमा कराना है, and that is a separate entity. वो तो सेपरेट एंटिटी है, वो तो ट्रस्ट है अलग से। कई लोग उसको ना कॉर्पोरेट डेटर के साथ मिला देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो है ही नहीं सर, वो तो ट्रस्ट है अलग से। वो ट्रस्ट है तो उसका सारा पैसा अलग है। हाँ वही तो, उसमें तो कंफ्यूजन ही नहीं है। हाँ, तो इसमें इस जजमेंट में क्या कंफ्यूजन क्रिएट किया उन्होंने? तो इन्होंने ये बोला कि PF फंड होगा। अब प्रैक्टिकल सर देखिए, एक जजमेंट है, उन्होंने जजमेंट है 36(4) के हिसाब से, लेकिन अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो प्रैक्टिकल ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। दोनों ही, चाहे आप प्राइवेट फंड बनाते हो या आप अगर PF डिपार्टमेंट में डायरेक्ट जमा करवाते हो, दोनों ट्रस्टी है। एक में PF डिपार्टमेंट ट्रस्टी है, एक में कंपनी के खुद के जो ऑफिसर्स होते हैं वो ट्रस्टी बन जाते हैं। है तो दोनों में, एक में फैसिलिटी दी हुई है और बाकी सभी जजमेंट्स ये कह रही हैं कि PF ड्यूज प्रायोरिटी पेमेंट्स है 36(4) में, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ लिक्विडेशन स्टेट। और एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है मोजाम्बिक में, वो 15 दिसंबर से रिजर्व है। अब क्या किया जाए इसमें? देखो, उसको हम अगर लार्जर फ्रेम में देखें तो द ऑब्जेक्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन इज टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल्स लिबर्टी टू लाइफ। बिल्कुल सही। देखते ना, जैसे PF के ड्यूज हैं, ग्रेच्युटी के ड्यूज हैं, उसमें आपको कोई रिकवरी नहीं हो सकती है। वो आपकी फैमिली के लिए है, आपकी लाइफ के लिए है। तो अगर उस तरह से इंटरप्रिटेशन देखें तो PF ड्यूज शुड बी अ प्रायोरिटी। और सभी जजमेंट्स में ऐसा ही है, ये जो आप बात कह रहे हैं सभी ने यही लिखा है कि भाई हाँ, ये सोशल वेलफेयर के लिए, सोशल सिक्योरिटी है, तो इट शुड बी पेड ऑन प्रायोरिटी। और एक दो जजमेंट्स अलग आ जाती हैं तो फिर वही है कि बैंक्स ऑब्जेक्शन करते हैं कि भाई हाँ, उस जजमेंट को तो वही है, मतलब वी नीड स्टेबिलिटी एट द लेवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जैसे लिमिटेशन में देखा हमने, देयर वाज अ सीरीज ऑफ जजमेंट, तो थोड़ा सा मिस इंटरप्रिटेशन पे द एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिसेस वर डिस्टर्ब्ड। फाइनली दूसरा जजमेंट आया तो उससे चीजें सेटल हुई। अभी जैसे रेनबो का देखा प्रायोरिटी के हिसाब से, या विदर्भ का देखा, तो जो कई चीजें हमें लगता है कि सेटल्ड है, वो फिर एक ऐसा जजमेंट आता है, उससे डाउट क्रिएट हो जाता है। तो वो स्पेसिफिक इश्यू जब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा तभी उसमें सेटलमेंट और स्टेबिलिटी आएगी। अच्छा, अगर रेनबो की जजमेंट को देखा जाए
तो इस हिसाब से तो अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आप इसे बना रहे हो तो अब तो फिर वही है कि भाई उसका सेव ही हो जाएगा हर जगह। हाँ, पर दूसरा इंटरेस्टिंग केस ऐसा देखो कि कंपनी सीआरपी में थी, उससे पहले मान लो किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी ने असेट अटैच किए हुए थे, तो बाय वर्च्यू ऑफ मॉरिटरियम आप उसको इन्वेस्टमेंट करा दो, फ्री हो गए। तो उसका जो लेजिस्लेटिव राइट था, लीगल राइट था, उसको आपने टेम्परेली वेकेट कर दिया। अब कंपनी आ गई लिक्विडेशन में, तो लॉ तो उसको वो सिक्योरिटी देता है ना, पर क्योंकि उसका वेकेट हो गया, सीआरपी प्रोसेस आ गया, लिक्विडेशन में उसके सारे राइट्स खत्म। इट इज इन द लास्ट आइटम। तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस तो हो ही रहा है बहुत, बट इट वाज डन नोइंगली। बीएलआरसी की देखो तो उसमें लिखा है कि भाई ठीक है, ये गवर्नमेंट को लॉस होगा, बट अगर कंपनी चलती है, देयर इज प्रोडक्शन और सर्विसेज रेंडर्ड, तो गवर्नमेंट को टैक्स में प्रॉफिट होगा। पर वो मुझे लगता है हाइपोथेटिकली था, जस्ट टू गिव द बेनिफिट। एक्चुअली तो ऐसा कुछ होगा नहीं। आप देखो अमेंडमेंट भी आ जाए आई थिंक इस रेनबो के केस में, मेरे को लगता है तो वो अमेंडमेंट आना ही पड़ेगा, अदरवाइज वही होगा। क्योंकि कोई भी लेजिस्लेशन देखो आप, स्टैट्यूटरी ड्यूज वाला, उसमें उस एजेंसी को राइट रहता है कि दे कैन अटैच द एसेट्स। यस, तो जब उनको वो राइट है तो दे हैव बिकम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, तो यस। गवर्नमेंट की इतनी लायबिलिटी होगी, बाकी को कुछ मिलेगा ही नहीं, तो दैट होल प्रोसेस विल फेल। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्लैरिटी नहीं होती, क्योंकि असेसमेंट कंटिन्यू चलती रहती है, तो कभी कोई भी डिमांड आती रहती है तो पता भी नहीं होता कि भाई हाँ लायबिलिटीज एक्चुअली है कितनी, वो एक सब वो तो रहता है। वो तो देखो, जैसे नया नया लॉ था तो लोग वेरी एंथुजियास्टिक, भाई दिस इज ए गेम चेंजर। पर धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट इसमें शामिल होता जाता है, और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन या अमेंडमेंट्स भी इस तरह के होते जाते हैं कि इट लूजेस इट्स एफिकेसी। वही आईबीसी के साथ हो रहा है। चारों तरफ से ऐसे ऐसे जजमेंट आ रहे हैं, अमेंडमेंट इस तरह के हो रहे हैं कि इट डजंट लुक लाइक ए शॉर्ट प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग द इंसॉल्वेंसी। वो बाइफर की तरह लंबे लंबे केस चलेंगे, तब तक और खत्म हो जाएगी कंपनी की वो। तो दुर्गादास जी, और कोई सवाल? आई होप सर what benefited out of this discussion. बहुत सारा हो गया। अब लोग वाग बड़े समझदार हैं, किसी का कोई प्रश्न नहीं आया। भाटिया जी ने पूछ लिए, हमने पूछ लिए, लेकिन हम आपको अभी 5 मिनट और छोड़ेंगे तो है नहीं। तो एक बार जरा सिंपल बात है, आरपी हो गया, कनेक्टिंग में एडवोकेट हो गया, कनेक्टिंग में अकाउंटेंट हो गया, कनेक्टिंग में स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो गया, वैल्यूअर हो गए। अब आरपी इज अ सुपर, ठीक है ना। उसने अकाउंटेंट को अपॉइंट किया, ऑडिटर जो है, ऑडिटर भी मतलब पुराना ही है फॉर एग्जांपल। तो भाई प्रैक्टिकली तो ये होता है कि भैया जो आपने वो लाला पहले अपना ट्रायल बैलेंस ले गया तो सीए बना देता है सारा चीजें। अब जब आरपी सीआईआरपी का आएगा तो कहेगा आप बैलेंस शीट बना के दीजिए प्रॉपर्ली मेरे को, तब मैं ऑडिट करूंगा। वो एक तो ये है। इशू आता है, ये इशू आता है। अब क्या हुआ कि जो बुक्स मिली मतलब 21-22 के दौरान जो ऑडिट करना है, डिले हो चुका है, भाटे भर भी द रीजंस मिले नहीं रिकॉर्ड्स वगैरह। अब जाके रिकॉर्ड्स मिले तो उसमें भी क्या है कि उल्टा सीधा पैसा खर्च कर रखा है, कुछ नहीं मतलब उसको। तो आरपी की कितनी जिम्मेदारी है कि जो पीरियड निकल गया, जो पीरियड निकल गया उसके लिए कि वो बैलेंस शीट में उसके खर्चे किस तरह के हैं, क्या आरपी की जिम्मेदारी है? अब मैं आपको दूसरा सवाल पूछता हूँ, कांटो सवाल। कंपनी में जी, कौन बैलेंस शीट साइन करता है? डायरेक्टर करेंगे, ऑडिटर करेगा। ऑडिटर तो खैर करेगा ही, बट देयर आर ऑथराइज्ड पीपल हु विल साइन इट। राइट। जैसे मान लो मैनेजिंग डायरेक्टर साइन करता है। हम्म। मैनेजिंग डायरेक्टर वाज अपॉइंटेड ऑन 20th अप्रैल। एज इन दैट डेट ही इज ए मैनेजिंग डायरेक्टर। राइट। तो उसको बैलेंस शीट तो साइन करनी पड़ेगी। ही कांट बिल्कुल, से कि मेरे पीरियड का नहीं है, मेरे पीरियड का पता नहीं है। वही चीज आईपी पे है। आईपी पे है। आईपी हैज टू साइन इट
but IP is not responsible for those transactions. Right. RP क्या किया है? IP has only collated. वे आपको बैलेंस शीट बनानी है, स्टेट्यूटरी लायबिलिटी है, आपने कंपाइल किया, ऑडिटर मैं यहीं पे रोकता हूँ आपको, मैं कंपाइल कर रहा हूँ और मेरे को कुछ चीजें ऐसी मिली जो मेरे को पहले नहीं पता थी। उसमें कहा कि मैंने अकाउंटेंट भी अपॉइंट किया, मैंने कंसल्टेंट भी अपॉइंट किया, उसका नाम पता मेरे पास नहीं है। तो आई कैन आस्क फ्रॉम द अकाउंटेंट या फॉर द कंसर्न पर्सन कि भाई ये सामने आओ, जो कंपनी के ड्यूज हैं उसका मेरे को बताएं कि भाई उसका नाम एड्रेस दो, मैं पैसे उनसे मांगू। दिस इज ड्यूटी ऑफ द आरपी। ठीक है, वो तो ड्यूटी है। और आपके पास राइट भी है, सेक्शन 17 में यू कैन आस्क फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनीबडी कंसर्न, पुराना एम्प्लॉई, प्रमोटर है, इवन गवर्नमेंट प्रमोटर है, ऑडिटर है, जो भी कंसर्न पर्सन है हम उनसे मांग सकते हैं। इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी मांग सकते हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी मांग सकते हो। हाँ, जहां से पैसे लेना मांग सकते हैं। भाई एनसीएलटी भी बार बार कहता है आप कंपनी के मालिक हो, आप काम करो। मालिक हो, जेब खाली है। जेब खाली है, मालिक है। चलो सर, ग्रेट। और भाटिया जी, इसमें सर जो बैलेंस शीट का है, साइन तो नो डाउट आरपी को ही करना पड़ेगा, पर नीचे एक नोट अपना डाल सकता है, वो नोट डाल दीजिए। हाँ, जो भी चीज फैक्ट्स वगैरह की भाई दिस इज नॉट फॉर द माय पीरियड एंड ऑल दैट, इट इज नहीं, आरपी कैन आस्क फ्रॉम द आउटगोइंग डायरेक्टर्स टू प्लीज साइन इट, या नहीं कर सकते? सर अगर कोऑपरेटिव हो तो हो सकता है, वैसे आरपी मेन रिस्पांसिबिलिटी आरपी की नहीं, है। मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी तो आरपी की है। मतलब आरपी की मैं समझता हूँ एक सॉफ्ट ड्यूटी ये भी है कि वो उनसे बोले भाई आप साइन करो। वो मना करते हैं या नहीं जवाब देते हैं तो आप लिख सकते हैं, मतलब उस चीज अगर कोऑपरेशन मिल रहा हो तो कर लेते हैं, अगर ना मिल रहा हो तो फिर तो ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज जितना डायरेक्टर्स को आप इन्वॉल्व कर सकते हो तो कर सकते हैं, करना चाहिए। अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी आपकी रहेगी, वो तो आरपी की ही रहेगी। मैं तो एक बात कह रहा हूँ, अदरवाइज उनसे लेटर ले लो। शर्मा जी, आपका विचार भी यही है? मैंने एक केस में सर किसी जगह एस्टिमेट था कि पूरे डायरेक्टर से सब कुछ एक पैरेलल बैलेंस शीट साइन करवा ली थी, अगर वहां नहीं हो सकता था एक में उनसे करवा ली थी। ऐसे अलग अलग केसेस होते हैं। देखो इवन कई बार डॉक्यूमेंट भी साइन करते हैं हम बैलेंस शीट, चाहे लिक्विडेशन में हो या वैसे भी हो, तो जो मेन ऑफिसर्स होते हैं, सीएफओ होता है, उनसे एक पैरेलल साइन करवा लेता हूँ मैं कि भाई हाँ ठीक है ये आप दे रहे हो, सो दैट कि उनको भी थोड़ा रहे और इन्फॉर्मेशन शेयर करने में भी आपके पास मैक्सिमम है। इस वे में मैं पैरेलल एक बैलेंस शीट साइन करवा लेता हूँ। बैलेंस शीट इज ए फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट। हाँ जी, you are signing that statement, but you are not responsible for those transactions because those transactions yes. place before that. So nobody can hold you responsible just because you signed the balance sheet. क्योंकि आपने balance sheet based on whatever records available वो बनाई है. So the persons who have executed those transactions are responsible. Section 32 में भी वो immunity RA को मिलती है. RP is also clearly responsible only for the transactions which he has undertaken after the insolvency commencement date. तो insolvency commencement date के कोई transaction पे तो RP की कोई किसी तरह की responsibility बनी ही नहीं सकती। No way। जैसे ब्यूरोक्रेट होते हैं, लंबी नोट शीट चलाते हैं, उसी तरह से RP can safeguard, he can write email और लेटर कि ये डायरेक्टर आपको साइन करना है, वो नहीं करेगा तो आपके पास रिकॉर्ड आप कर दो, फिर आप साइन कर दीजिए। एक शर्मा जी आपसे और भाटिया जी आपसे भी बैलेंस शीट बन गई, रिटर्न फाइल नहीं हुई, अब रिटर्न फाइल कर रहे हैं और वहां पर नाम हमारा नहीं होगा, मतलब आरपी का, फॉर फाइलिंग टीडीएस रिटर्न, फॉर फाइलिंग एमसीए फाइलिंग व्हाटएवर, तो उसके लिए पहले कुछ अप्लाई करना पड़ता है या वो कर लेंगे? सर ऑनलाइन ही ऐड हो जाएगा आपका नाम, वो तो जैसे आप इंडिविजुअल नाम पे आपका रहता है ना, लॉगिन करते हैं तो उसमें अब ऑप्शंस लिक्विडेटर आरपी की ऑप्शंस आती हैं सर, वहां आप अपना ऐड कर दें। फिर जब दोबारा लॉगिन करेंगे तो आपसे ऑप्शन पूछेगा कि आप अपनी सेल्फ की रिटर्न भरना चाहते हैं या जो भी आप कंपनी है उसका भी नाम उसमें ऐड हो जाएगा, तो आप वो सिलेक्ट करेंगे XYZ लिमिटेड। नहीं, जैसे इंटीमेट करते हैं ना एमसीए में तो आ जाता है अंडर सीआईआरपी, वो तो बात ठीक है, लेकिन इनकम टैक्स में नहीं आएगा तो इनकम टैक्स में मतलब वो मॉडिफाई कर देंगे। हाँ मॉडिफाई वो ऑप्शन है सर, मिस हो जाएगा। वो है, और आप अपने डिजिटल साइन से आरओसी की रिपोर्ट, वो एमसीए का सर्कुलर भी है, if the directors are not cooperating you can file the required returns under your digital signature। चलिए, मैंने तो वो किया था, वो बैलेंस शीट साइन हुई नहीं, बनी नहीं, पेपर ही नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तो GNL उन्होंने कहा GNL 1 भर दो, GNL 2 किया, किसी ने मना किया,
तो GNL1 का ऑप्शन नहीं था, GNL2। वो कोई कहने लगा वहाँ 20-30 हजार रुपये लेते हैं MCA वाले। मैंने कि मैं तो पैसे नहीं देता, मैं तो बस फार्म भर के छोड़ दूंगा। एक्चुअली जब कंपनी का स्टेटस CIRP या लिक्विडेशन में आ जाता है ना, तो आपको जो भी फॉर्म फाइल करने हैं दैट इज टू बी फाइल्ड एज अटैचमेंट टू GNL2। अच्छा, तो GNL2 फाइल कर दिया था, वो क्या रहा, उसने एक्सेप्ट किया नहीं किया क्या पता नहीं। बस उसमें फॉलो अप करते रहना, क्योंकि GNL2 में वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड वाला नहीं है, ईमेल नहीं नहीं है। आती है, तो आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। नहीं, एक बार आया था, उसमें कहा कि ये गलत है, आप ये दे दो, मतलब फिर एक 4 लाइन का डिक्लेरेशन बना के दे दिया था। क्या हुआ देखता हूँ, चेक करता हूँ। मेरे एक वॉलंटरी लिक्विडेशन के केस में एक बार में तो वो आ गया एकदम स्टेटस। अभी रिसेंट एक केस में GNL2 फाइल कर दिया, तो पहले तो उसका एक्नॉलेजमेंट ही नहीं आ रहा कि वेदर इट इज टेकन ऑन रिकॉर्ड। फॉलो अप किया, 2-3 चिट्ठी लिखी, ईमेल वो रिक्वेस्ट रेज की, तो उन्होंने ईमेल तो भेज दी टेकन ऑन रिकॉर्ड, बट वो स्टेटस अभी एक्टिव दिखा रहा है, नॉट लिक्विडेशन। अब वो ऐसा है ना, हमारे, मैं जो समझा हूँ अपनी तरफ से, आपका वो जो है ना, जो कहते हो ना, आप नोट पे लिख दिया, आपने मेल कर दिया, लेटर लिख दिया, आपकी तरफ से प्रयास नजर आने चाहिए। प्रयास नजर आने भाई कर भी जा सकता है आरपी, बात ये भी तो है ना। आरपी पैसे तो दे नहीं सकता है, और कई चीज ना पैसे दे सकता, कहाँ तक कितना कितना जूते घिसेगा, एक जोड़ी तो घिस गए। चलिए सर, भाटिया जी आपने इंटरेक्टिव बनाया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और शर्मा जी तो एनसाइक्लोपीडिया है इस चीज के। बिल्कुल सर। लेकिन बस ये रहा मेरे को कि थोड़ा सा ना, कुछ पार्टिसिपेंट ने प्रश्न नहीं पूछे, या वो पूछ नहीं पाए, हम तक आवाज नहीं पहुंची। फिजिकल होते तो शायद ज्यादा पूछते, लेकिन फिर भी अच्छा रहा। 2 घंटे कैसे कट गए पता नहीं चला। तो चाय वाय तो हम साथ में बैठ के फिर कभी पियेंगे। हम मौका आ रहा है अब, थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। बाकी पता नहीं चाइना इफेक्ट यहाँ पर आ जाए तो कह नहीं सकते, क्योंकि चाइना में दोबारा से हालत सुनाए खराब हो रही है। मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ इसमें? हाँ, क्यों नहीं। दामोदर जी आइए, वेलकम। हाँ नमस्कार साहब। नमस्कार, बोलिए सर, जब कंपनी IBC में चली गई तो डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर है, कंपनी सेक्रेटरी है, वो प्रिंसिपल ऑफिसर की डेफिनेशन से तो बाहर ही हो जाते हैं। बाहर नहीं होते, उनकी पूरी जिम्मेदारियां रहती हैं। दे कैन नॉट डिनाई, उनके लिए पेनल्टीज हैं, प्रोसिक्यूशन है, सब कुछ है। अगर डिनाई तो नहीं कर सकते, बट जो सिग्नेचर अथॉरिटी का जो काम है बैलेंस शीट का, वो तो मेरे ख्याल से आरपी को ही साइन करनी होती है। नहीं, वो करे ना करे उसके ऊपर है, लेकिन कर देता है तो ये माना जाएगा कि ही इज एक्सटेंडिंग सपोर्ट टू द आरपी। और नहीं करता है तो कोई बात नहीं, आरपी की तो जिम्मेदारी है ही, वो अपने पास नोट लिखेगा कि उसने नहीं किए, हमने कोशिश की थी, जो कंसर्न पर्सन है उनसे साइन कराए। क्यों शर्मा जी? दामोदर जी का जो सवाल है ना, उसके लिए एक छोटा सा रिप्लाई मैं ही करता हूँ कि द आरपी रिप्लेसेस द CEO, आरपी रिप्लेसेस द बोर्ड। दैट मीन्स everyone is accountable to RP, but जो की रिस्पॉन्सिबिलिटी है they will continue to do that। और एनक्लेट का एक जजमेंट है सब सारी रियलिटी में, उस केस में आरपी ने मैनेजिंग डायरेक्टर को चेक साइनिंग और विड्रॉ कर ली थी। जी सर। तो एनसीएलटी ने उसको रिस्टोर किया, क्योंकि एक और सेक्शन है 28 जिसमें आपको सर्टेन थिंग्स यू कैन डू ओनली आफ्टर स्पेसिफिक अप्रूवल ऑफ द COC। उसमें की मैनेजरियल पर्सनल का रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह भी चेंज करने का इशू है। तो ने क्लियर बोला कि आरपी इज द बॉस, everybody who is having whatever powers they will continue but subject to the approval of RP। yes sir। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तब आरपी के पास पावर है कि उनके पावर्स विड्रॉ कर ले, पर जब तक वो आरपी का इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं तब तक नॉर्मल गोइंग कंसर्न स्टेटस, जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चलती रहनी चाहिए। गोइंग कंसर्न का तो कंसेप्ट चलाना ही है उनको रिजोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो उसको आरपी चेंज नहीं कर सकता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के जो पावर है वो उसके पास रहेंगे। द ओनली थिंग इज ही विल रिपोर्ट टू द आरपी एंड ही विल वर्क अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ आरपी। थैंक यू सर। ये ठीक है, ऑनगोइंग कंसर्न के लिए तो ये ऑनगोइंग कंसर्न का तो कंसेप्ट रहेगा ही इसके अंदर। वो ये नहीं चाहेगा कंपनी को लिक्विडेट में ले जाएं, रिजोल्व करना है प्रॉब्लम्स को। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू दामोदर जी। वेलकम सर। ओके सर, देखिए 5 मिनट हम ऊपर ही चले गए हैं और सभी ने एंजॉय किया, सबने अपनी नॉलेज का ज्ञान वर्धन किया।
और शर्मा जी का भी अब एक और एक मिलके 11 होते हैं, तो कुछ ना कुछ आपको भी आप लेके जा रहे हैं शर्मा जी। हाँ, चाय नहीं पिला पा रहे हम ऑनलाइन, बाकी बैठ के पिएंगे। तो हमारा भी उतना ही ज्ञानवर्धन हो जितना और बहुत भाटिया बहुत जी का, शुक्रिया, बहुत भाटिया बहुत जी का मैं भी धन्यवाद, बहुत बहुत करता हूं। साधुवाद, और सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 2 घंटे ये एक IBC पे एक हेल्थी डिस्कशन हम लोगों ने किया। इन्हीं शब्दों के साथ सबको थैंक यू। दिसंबर महीने के लिए हम कोशिश करेंगे कि 12 घंटे जो हमें मिलते हैं उसके लिए हम डिजाइन कर रहे हैं, और आपको वेल इन एडवांस आपको इन्फॉर्म कर देंगे। सभी मेंबर से गुजारिश है कि अपना आपको हम दिसंबर में अश्योर करते हैं कि 12 घंटे के वेबिनार और एक आध सेमिनार हम प्लान करके आपको जल्दी से बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ शर्मा जी आपका धन्यवाद, सभी मेंबर्स को थैंक यू, वेलकम, धन्यवाद।